हेलो एवरीवन, मैं आपकी हिंदी एजुकेटर रूपाली वर्मा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं डेफिनेट सक्सेस पाठशाला में। भाई डेफिनेट सक्सेस पाठशाला आपको हर एक चीज़ बहुत ही उम्दा तरीके से प्रोवाइड करा रहा है, चाहे टीचर का एक्सप्लेनेशन हो, चाहे कंटेंट हो, सारी चीज़ें और इवन टाइम टू टाइम सारी चीज़ें आपको मिलती हैं ताकि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से हो सके। ठीक है ना। तो उसी तरीके से अब जैसे कि क्लास 10th के स्टूडेंट्स ने देखा है कि उनका जो क्लास 10th हिंदी कोर्स ए, खास तौर से जो मैं बात कर रही हूँ, कोर्स ए में हमारी 2 बुक जो हैं हमने अपनी ख़त्म कर दी, जो एनसीईआरटी द्वारा हमें दी गई थी। ये वो थी आपकी शतज भाग 2 और कृतिका भाग 2, ये हमने ख़त्म कर ली। अब उसके बाद हमने शुरू कर दिया व्याकरण का टॉपिक। ठीक है, तो कई व्याकरण के टॉपिक हम ख़त्म कर चुके हैं और आज जो हम व्याकरण का टॉपिक लेकर आए हैं वो है वाच्य। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा चीज़ें मैं बता देती हूँ। वैसे तो मैंने ये जो चीज़ बताने जा रही हूँ इसके लिए पूरा अलग से एक वीडियो बना के आपको दिया है कि व्याकरण संबंधी जितने प्रश्न भी आपके बोर्ड में आने वाले हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, आने वाले हैं, उसमें जो पुराना पैटर्न था कि आपको एमसीक्यूज दे दिए जाते थे और आपको उसमें से करेक्ट आंसर चुनना होता था, वो पैटर्न ख़त्म कर दिया है। उसको क्या किया है, रखा वही 16 मार्क्स का ही है, लेकिन अब उसमें शॉर्ट और वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं वो ऐड कर दिए हैं। अब चूंकि शॉर्ट और वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस उन्होंने ऐड किए हैं तो उसमें एक चीज़ की सबसे बड़ी परेशानी ये है कि अब वो डेफिनेशंस भी पूछ सकते हैं। परिवर्तन तो आएंगे ही आएंगे, ये 100% श्योर है। मान लीजिए जैसे हम वाच्य कराने जा रहे हैं तो कर्मवाच्य से जो है कर्तवाच्य में बदलिए, कर्तवाच्य से भाववाच्य में बदलिए, तो इस तरीके की चीज़ें तो आएंगी, लेकिन इसके अलावा डेफिनेशंस भी आ सकती हैं। तो अब थोड़ा सा आपको सतर्कता के साथ सारी चीज़ें जो है समझनी तो हैं ही, लेकिन जो डेफिनेशंस आ रही हैं उनको भी आपको अच्छे से लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि हम मान लीजिए वाच्य की डेफिनेशन हो गई, फिर उसके अंदर 3 भेद हैं उनके डेफिनेशंस हो गई, तो ये सारी चीज़ें आपको याद करनी होंगी। ठीक है ना, तो जो ज़रूरी था वो मैंने आपको बता दिया, बाकी जितना आप प्रैक्टिस करते रहोगे आपके लिए वो सारी चीज़ें उतनी आसान रहेंगी। अब जैसे आज हम कराने जा रहे हैं वाच्य, तो वाच्य का भी वही 3 तरीके से पैटर्न लूँगी। आज मैं आपको इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन समझाऊंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका अभ्यास कार्य यानी कि थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, जहाँ पर हम परिवर्तन करना सीखेंगे, कैसे किस तरीके से परिवर्तन होते हैं, ये सारी चीज़ें करेंगे। और फिर उसके बाद उसी आपके अभ्यास कार्य में ही आपको मैं दे दूँगी एक DPP, जिसमें आपको जो है ये प्रैक्टिस करनी होगी। जब आप प्रैक्टिस कर लोगे तो फिर मैं उनका सॉल्यूशन वीडियोस लेकर आऊँगी। तो ये तो हमारा एक्सप्लेनेशन का एक पार्ट हो गया। रही बात एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस की, तो जैसे कि व्याकरण में एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस में MCQs तो आने नहीं हैं, लेकिन प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैं आपको ज़रूर कराऊँगी। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे आज के वीडियो के साथ में। सबसे पहले देखिए वाच्य तथा वाच्य परिवर्तन। सबसे मेन चीज़ जो आ रही है वो है वाच्य। आपको समझ लेंगे तो वाच्य परिवर्तन करना आपके लिए आसान होगा, क्योंकि हर वाच्य की अपनी एक पहचान है और उसी पहचान के हिसाब से हमें यहाँ पर काम करना है। ठीक, इनका डिटेल एक्सप्लेनेशन हम कर रहे हैं। सबसे पहले देखिए क्या दिया गया है, वाच्य। वाच्य शब्द का अर्थ, अब वाच्य होता क्या है ये समझना है। अब जैसे मैं आपको पद परिचय करा चुकी हूँ, तो पद परिचय में जब हम क्रिया का परिचय करते हैं तो उसमें वाच्य ज़रूर देते हैं कि भाई क्रिया किससे संबंधित है, कर्ता से संबंधित है, कर्म से संबंधित है या भाव से संबंधित है, वही चीज़ आपको इसमें पूरा निकालना। अब इसमें दिया है वाचन या बोलने का विषय। अब मान लीजिए जैसे मैं आपके साथ बात कर रही हूँ, तो मैं बात कर रही हूँ, ये सेंटेंस जब मैंने बोला तो बात कर रही हूँ, तो ये किससे संबंधित है, ये संबंधित कर्ता से आ रहा है, यानी कि मैं से संबंधित आ रहा है। तो सीधे सीधे ये है कि हम जो बात कर रहे हैं वो किससे संबंधित है, जो बात कर रहा है कर्ता यानी कि उससे संबंधित है। दूसरी चीज़ कर्म, जो वो कार्य कर रहा है उस कार्य को, क्रिया को करने के लिए जो सपोर्ट ले रहा है उससे संबंधित है या उसकी फीलिंग से संबंधित है। सिंपल सी चीज़ें। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान देनी है और इनके अपने अपने कुछ मार्किंग्स हैं जो मैं आपको बताऊंगी, बहुत ध्यान से उनको याद रखिएगा। जब हम कुछ बोलते अथवा कहते हैं तो हमारे ध्यान के केंद्र में कोई व्यक्ति, वस्तु अथवा कार्य होता है। बिल्कुल सही। अब जैसे हम बोलेंगे कि आज हम ताजमहल देखने जाएंगे,
ठीक है, आज हम ताजमहल देखने जाएंगे तो हमारे दिमाग में क्या चीज़ है? ताजमहल, जाहिर सी बात है कि नहीं है? तो हम जब भी कोई बात करेंगे तो किसी ना किसी चीज़ को हम सेंटर में लेकर रखते हैं। कोई ना कोई पॉइंट जो होगा जिसको हम सेंटर में लेके रखते हैं। कोई वस्तु हो सकता है, कोई व्यक्ति हो सकता है कि आज मेरी सहेली घर आ रही है या समथिंग, कोई भी चीज़ है, तो किसी ना किसी चीज़ को तो हम सेंटर में लेके रखेंगे ना। तो वो क्या होता है, कथन अथवा वाक्य में कर्ता, कर्म और क्रिया 3 पदों का प्रयोग होता है। अब हम जब बात कर रहे हैं तो देखो कई चीज़ें पॉइंट चल रही हैं। पहली चीज़ क्या है, जब हम बात करते हैं तो किसी चीज़ को केंद्र बिंदु बनाते हैं, पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट यहाँ पर क्या आ रहा है, वाक्य में कर्ता, कर्म या क्रिया 3 पदों का प्रयोग होता है। कोई भी सेंटेंस हो, कोई भी सेंटेंस है उसमें कर्ता होगा, कर्म होगा और क्रिया होगा। ये 3 चीज़ें मिलकर ही कोई वाक्य संपूर्ण होता है, ये चीज़ होगी। फिर है, इन तीनों में से किसी एक को लक्ष्य करके बोला अथवा लिखा जा सकता है। जब ये 3 चीज़ें हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जब 3 चीज़ें हैं, कर्ता है, कर्म है और क्रिया है। अब इन 3 चीज़ों में हम जिसको भी टारगेट करेंगे, मान लीजिए कभी हम बोलते हैं मैं आज घूमने जाऊंगा, ठीक है, मैं आज घूमने जाऊंगा, तो यहाँ पर मैंने सेंटर में क्या चीज़ रखी, अपने आप को रखा। तो मतलब विषय के केंद्र बिंदु में हमने चाहे कर्ता को रखा, कर्म को रखा या क्रिया को रखा, ठीक है। अब इन्हीं को हम किसी एक को सेंटर करके हम वहाँ पर वाक्य में लिखेंगे, वही आपका क्या कहलाता है, वाच्य, जिसको भी हम सेंटर में रखकर बात कर रहे हैं। अब वाच्य की परिभाषा देखिए, क्रिया के जिस रूप से ये पता चले कि क्रिया का मुख्य विषय कर्ता, कर्म अथवा भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। अभी आप देखो सिंपल सी एक चीज़ है, अगर जो बच्चे ध्यान से देख रहे होंगे उन्होंने एक मिस्टेक ज़रूर पकड़ी होगी, ठीक है। अब वो मिस्टेक क्या है देखिएगा ज़रा ध्यान से। सबसे पहले मैंने क्या बोला, कर्ता, कर्म और क्रिया, इन 3 पदों में से किसी एक को हम सेंटर में रखकर बात करते हैं। अगर हमने कर्ता को रखकर बात करी तो वो कर्तवाच्य हो गया, कर्म को रख के बात करी तो कर्मवाच्य हो गया, लेकिन क्रिया को रखेंगे तो फिर कौन सा वाच्य बनेगा? क्योंकि इन्होंने जब परिभाषा दी तो परिभाषा देते समय क्या बोला, कर्ता, कर्म अथवा भाव, तो लेकिन तीसरा पद तो मैंने क्या बोला, क्रिया। वही चीज़ आपको पकड़नी थी। बहुत ध्यान से हम क्या बोल रहे हैं ना, एकदम बारीकी से अगर एक चीज़ को देखोगे तो आप तुरंत हर एक चीज़ को पकड़ लोगे। जहाँ पर क्रिया अपने आप में प्रधान होती है वो भाव होता है, ये ध्यान रखिए। जिस भी वाक्य में कर्म प्रधान वहाँ कर्ता, कर्म वाच्य हो गया, जहाँ कर्ता प्रधान वहाँ कर्तवाच्य हो गया, लेकिन जहाँ क्रिया अपने आप में प्रधान हो, यानी कि हम क्रिया को ही सेंटर पॉइंट बना रहे हैं, वो वहाँ पर भाववाच्य हो जाएगी। देखा ना, तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान देनी है। चलिए आते, जैसे अशोक लिख रहा है, ये एक सेंटेंस है, ठीक है। इसका उदाहरण में लिखने का मुख्य विषय अशोक यानी कि कर्ता है, इसीलिए ये कर्तवाच्य है। चलिए अभी बहुत एक सिंपल सी चीज़ है, आपको बताती हूँ, देखिए। पहला सेंटेंस आपको दिया गया है, अशोक लिख रहा है। अब ये एक चीज़ है, रहा है, ठीक है, एक चीज़ ये है। दूसरा आते हैं, अशोक द्वारा लिखा जा रहा है। एक सेंटेंस ये है, ठीक है। अब एक सेंटेंस और बनाते हैं, वो क्या है, ठीक है। ये 3 सेंटेंस मैंने लिख दिए। अब तीनों सेंटेंस में अशोक के लिखने के ही तरफ इंडिकेशन हो रहा है, लेकिन इन तीनों चीज़ों में चीज़ें अलग अलग हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। एक में लिख रहा है, एक लिखा जा रहा है, एक लिखा जाए है, ठीक है, सिंपल है। चलिए अब इनके डिफरेंस को समझाते हैं और बहुत आसानी से आपको तीनों चीज़ें क्लियर कर देती हूँ मैं। चलिए
सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या है, अशोक लिख रहा है, ठीक है, तो लिख रहा है। अब यहाँ पर ये जो लिख रहा है ये किससे संबंधित आ रहा है, अशोक से संबंधित आ रहा है, ठीक है। अशोक हमारा कौन है, ये कर्ता है, कौन है, कर्ता है, ठीक है। अब देखिए इस सेंटेंस में कर्म है ही नहीं, पहली चीज तो ध्यान दीजिए, इस सेंटेंस में कर्म नहीं है। अब ऐसे सेंटेंस में जिनमें कर्म नहीं है उनको हम किस तरीके से तब्दील करेंगे, ठीक है। हमने क्या किया, उसमें द्वारा लगा दिया, कर्म नहीं है भी तो भी हमने क्या कर दिया, कर्ता के ऊपर से बोझ हटा दिया, हमने सारी डिपेंडेंसी लिखा जा रहा पे ही कर दिया, ठीक है। अब लिखा जा रहा है, ठीक है, अब लिखा जा रहा है, ये अपने आप में, अब जैसे ये जा रहा, सॉरी एक मिनट, ठीक है। अब यहां पर आ जाइए, अब हमने क्या बोला, यहां पर जा रहा है, क्या लिखा जा रहा है, ठीक है। तीसरा आइए, अशोक से लिखा जाए। अब इसमें ये जो जाए शब्द है ये आप ध्यान दे रहे हो, क्या है, ये जो जाए शब्द है अपने आप में प्रधान है, क्या है, ये अपने आप में प्रधान आ रहा है। ये ना लिखा पे डिपेंडेंट है और ना ही अशोक पर डिपेंडेंट आ रहा है, ये अपने आप में ही चीज है। अब देखिए जाए शब्द जो आ रहा है, क्या ये किसी पे डिपेंड हो रहा है, बिल्कुल नहीं। अब देखिए यहां पर सबसे पहला क्या है, अशोक लिख रहा है। अब रहा है, कौन लिख रहा है, अशोक लिख रहा है। क्या जा रहा है, लिखा जा रहा है। तीसरा आ रहा है अशोक से लिखा जाए, ये अपने आप में प्रधान है। हमेशा ध्यान रखना, कर्तवाच्य जो है वो दोनों में तब्दील हो सकता है, ठीक है, दोनों में तब्दील होगा, यानी कि वो कर्मवाच्य में तब्दील होगा, भाववाच्य में तब्दील होगा। लेकिन कर्मवाच्य भाववाच्य में तब्दील नहीं हो सकता, भाववाच्य कर्मवाच्य में तब्दील नहीं हो सकता। क्यों, इसके रीजन अभी हम आगे देखने वाले हैं, ठीक है। एक बेसिक सी चीज मैंने आपको क्लियर करी है यहाँ पर, लेकिन बहुत ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर क्या है, इसका मुख्य विषय क्या है, लिखने पर हम ज्यादा जोर दे रहे हैं या हम अशोक पर जोर दे रहे हैं। हमने किस, अभी आपके लिए जितना मैंने समझाया बहुत कंफ्यूजिंग है, मैं जानती हूँ। हम अब स्टेप बाय, हमने खाली डिफरेंस आपको, क्रिया का डिफरेंस बताया है। कोई भी वाक्य में जब हम क्रिया लिखते हैं तो उसका डिफरेंस क्या रहता है, ठीक है। अभी हमने आपको वाच्य नहीं समझाए, इसीलिए आपके पास कंफ्यूजन है। मैंने एक में क्या बोला, लिख रहा है, दूसरा में लिखा जा रहा है और तीसरे में लिखा जाए है। तो ये क्रिया के रूपों को बताया है कि जब वाच्य चेंज होंगे तो उनके रूप बदलेंगे। अब जैसे हम आ जाते हैं, जैसे हम समझ रहे थे कि वाच्य क्या होता है। वाच्य में बोलने का केंद्र बिंदु जो कोई भी होगा वही आपका क्या कहलाता है, वाच्य कहलाता है। अब जैसे यहाँ पर क्या है, इसका केंद्र बिंदु आपका अशोक है, कौन है, अशोक है, इसलिए ये आपका कर्तवाच्य, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्रिया के जिस रूप से उसके मुख्य विषय का ज्ञान हो उसे वाच्य कहते हैं। हमें क्रिया से ही पता चलेगा कि लिखने, जैसे क्या कहते हैं, क्रिया का जो भी रूप है उससे ये पता चलेगा कि पूरा सेंटर हम किस पर लिख रहे हैं। जैसे क्या है, अशोक लिख रहा है, तो यहाँ पर हम सीधे सीधे बोल रहे हैं कि अशोक के ऊपर केंद्रित है क्योंकि वो कार्य कर रहा है। अब हमने दूसरा बोला अशोक द्वारा लिखा जा रहा है। अब क्रिया को ध्यान से देखिए, लिखा जा रहा है अगर, तो उसका सेंटर पॉइंट क्या है, लिखा जाना ही, क्योंकि हमने अशोक के साथ द्वारा लगाकर उसके ऊपर की डिपेंडेंसी को हटा दिया है। क्रिया जहां पर अशोक के ऊपर डिपेंड थी उसको हमने हटा दिया है। लिखा जा रहा है, ये अपने आप में ये क्या चीजें आई, हमने ये देखा कि यहाँ पर लिखने की ही बात हो रही है, कर्म की बात हो रही है। दूसरा क्या है, अशोक से लिखा जाए, ठीक है। अब जाए, यहाँ पर ना लिख पर डिपेंडेंसी है ना अशोक पर डिपेंडेंसी है, जो जाए शब्द है वो अपने आप में ही पूर्ण हो रहा है, तो वहां पर भाववाच्य हो जाएगा। तो समझ में आया, बात करते समय हम जिस बारे में ज्यादा बात करते हैं, जिसको हमने अपने बात की केंद्र बिंदु में रखा हुआ है, वही आपका वाच्य कहलाता है।
चलिए, अब वाच्य के 3 भेद होते हैं। अब इनको मैं समझा देती हूँ। कितने 3 भेद होते हैं? पहला है आपका कर्तवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य और तीसरा भाववाच्य। ठीक है, सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं कर्तवाच्य। क्या दिया गया है? जिस वाक्य में क्रिया का मुख्य विषय कर्ता होता है वहाँ कर्तवाच्य होता है। इसमें कथन का केंद्र कर्ता होता है। ठीक है, जो काम को कर रहा है वही। देखिए, इन जो, अब सिंपल एक चीज़ बता दूं, आप अगर पहली बार पढ़ रहे हो तो मैं इसको कंपेयर करती हूँ अपने पहली बार पढ़ने से। जब मैंने पहली बार वाच्य पढ़ा था तो लिटरली मुझे कुछ समझ में नहीं आया था। ठीक है, लेकिन इसकी कुछ चीज़ों पर जब मैंने ध्यान दिया तो ये बहुत आसान लगा। पहली चीज़ तो ये थी कि कर्तवाच्य और कर्मवाच्य अपने आप में ईजी होता है, लेकिन भाववाच्य को खोजना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन उसकी भी मैं आपको कीवर्ड्स बताऊंगी जिनको देखकर आप तुरंत समझ जाओगे कि ये भाववाच्य है। ठीक है, तो आप देखिए, कर्तवाच्य अपने आप में है। ठीक है, क्या दिया गया है? गौरव पढ़ता है, गौरव पुस्तक पढ़ता है। इन दोनों वाक्यों में कर्ता ही वाक्य का केंद्र बिंदु है, इसलिए यह कर्तवाच्य है। इसमें अकर्मक सकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाओं का प्रयोग होता है। क्रिया के लिंग वचन कर्ता के अनुसार होते हैं। दूसरे वाक्य में पुस्तक कर्म के होते हुए भी क्रिया के लिंग वचन कर्ता गौरव के अनुसार है। अब क्या है, चलो इतना बड़ा हमने पढ़ तो लिया, इसका मतलब तो हम आपको समझा दें कि पहले क्या चीज़ें हैं। यहाँ पर 2 सेंटेंस हैं। ठीक है, पहला सेंटेंस है गौरव पढ़ता है। ये एक अकर्मक सेंटेंस है। क्या है? ये एक अकर्मक सेंटेंस है। और गौरव पुस्तक पढ़ता है, ये आपका सकर्मक है। अब आप बोलोगे अकर्मक सकर्मक निकालने का तरीका कई बार बता चुकी हूं कि जो कोई भी क्रिया है उसके साथ में सबसे पहले ये देखो क्या लगा दो। ठीक है, जैसे हमने यहाँ लिखा गौरव पढ़ता है, तो पढ़ता है क्रिया है। ठीक है, क्या पढ़ता है? तो अगर पहले सेंटेंस में आप देख रहे हो क्या पढ़ता है, तो इसमें हमें आंसर नहीं मिल रहा है, तो वो अकर्मक क्रिया है। दूसरे सेंटेंस में आ जाइए, गौरव पुस्तक पढ़ता है। पढ़ता है के साथ हमने क्वेश्चन लगाया क्या पढ़ता है, आंसर हमें मिला क्या कहते हैं, क्या पुस्तक पढ़ता है, तो वो सकर्मक क्रिया। जहां आपको उत्तर के साथ कर्म मिल रहा है वो सकर्मक। तो पहली चीज क्या है, कर्तवाच्य में यहां पर दोनों क्रियाएं होती हैं, सकर्मक भी होगी और अकर्मक भी होगी। ठीक है, तो पहले ध्यान रखिए, पहला पॉइंट यहां पर आपकी सकर्मक और अकर्मक क्रिया होगी। ठीक है, दोनों ही चीजें होंगी। अब हम आ जाते हैं, हमने आपको पहले सेंटेंस में ये चीज बताया, लेकिन केंद्र बिंदु में हमेशा कर्ता रहता है। कैसे कर्ता रहेगा? तभी तो कर्तवाच्य होगा। कैसे होगा? अब जाहिर सी बात है, क्रिया को ध्यान दीजिए। गौरव पढ़ता है। ठीक है, पढ़ता है, पढ़ता है कौन है? गौरव है। उसी तरीके से यहां आ जाइए, गौरव पुस्तक पढ़ता है, पढ़ता है, यहां पे भी गौरव पे ही इंडिकेशन है। ठीक है, तो दूसरी चीज क्या रहेगी, बोलने का विषय हमारा कर्ता रहेगा, यानी कि केंद्र बिंदु क्या रहेगा हमारा, हमारा केंद्र बिंदु रहेगा कर्ता, जिसके बारे में हम बात करेंगे। समझ गए? ठीक है, अब इसमें जो है ने विभक्ति लगी होती है, पहले ध्यान रखिएगा, कर्ता के साथ ने लगा होगा, अगर नहीं भी है तो भी। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, ने लगा होता है और कभी कभी ने नहीं लगा होता है। अब आप देख रहे हो यहां पर ये जो सेंटेंस है इनमें ने नहीं लगा है। अब आप जरा थोड़ा सा पीछे किसी और भी व्याकरण के टॉपिक पर चले जाओ तो उसमें हमेशा देखना कि कर्ता एक ऐसा विभक्ति होती है जो कभी आपके लिए परिलक्षित होगी, कर्ता और कर्म, और कभी परिलक्षित नहीं होती है। तो इस तरीके से क्या होता है, हमें कभी दिखेगी और कभी नहीं दिखती है। इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, हम सपोज कर लेते हैं, तो कभी तो आपको लगी मिलेगी और कभी नहीं मिलेगी। और हाँ, ध्यान रखिएगा कि हमेशा जो भी आपका क्रिया है, ठीक है, जो भी आपकी क्रिया है उसका लिंग वचन सब कुछ जो है वो किसके, इसके हिसाब से बदलेगा, कर्ता के हिसाब से बदलेगा। जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं पढ़ता है। ठीक है,
अब गौरव चूंकि एक वचन है तो पढ़ता है एक वचन है, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर लगा दें कि क्या लिख दें, वैभवी, तो वैभवी पढ़ती हो जाएगा। यहाँ पर पढ़ता पुल्लिंग है तो ये पुल्लिंग लगा हुआ है। सिंपल, चलो अब देख लेते हैं। सेम यही रखेंगे लेकिन यहाँ पर हम चीज़ें बदल देंगे, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पर दिखा गौरव, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, वैशाली। हमने क्या लिख दिया, वैशाली पुस्तक पढ़ती है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, यहाँ पर हम पुल्लिंग ही रखेंगे लेकिन यहाँ हम वचन बदल देंगे। क्या लिखेंगे, हम पुस्तक पढ़ते हैं, ठीक है। अब जरा ध्यान देना, थोड़ा सा ध्यान देना यहाँ पर। सिंपल, देखिए वैशाली स्त्रीलिंग थी तो आपकी क्रिया स्त्रीलिंग हो गई, ठीक है ना। देखिए वैशाली स्त्रीलिंग है तो क्रिया स्त्रीलिंग हो गई। यहाँ पर कर्ता बहुवचन था तो यहाँ पर क्या हुआ, आपने देखा क्रिया बहुवचन हो गई। तो जो यहाँ पर आपकी चौथी चीज होगी, क्रिया का लिंग वचन, हमेशा ध्यान रखना, क्रिया का लिंग वचन कर्ता के अनुसार होता है, कर्ता के अनुसार होता है, ठीक है। तो ये कुछ 4 चीजें आपको ध्यान रखनी है जब कर्ता आपका कर्तवाच्य होगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमने जब पढ़ता था तो गौरव पुल्लिंग और था। अब यहाँ पर अगर हम देखो सिंपल, अभी जब हम कर्मवाच्य करेंगे ना तो ध्यान देना, यही सेंटेंस में लूंगी लेकिन इनमें चेंजेस करूंगी, ठीक है। तो आप एक बार ध्यान से देख लो जो चीजें मैंने आपको समझाई हैं। पहली चीज तो ध्यान रखना, इनमें दोनों ही आपकी क्रियाएं होती हैं। कौन कौन सी क्रिया होती है आपकी, यहाँ पर सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाएं होती हैं, पहली चीज ध्यान रखना। दूसरी चीज, केंद्र बिंदु में कर्ता होता है, यानी कि जो कोई भी हम बात कर रहे हैं उसका विषय हमारा क्या होगा, वो कर्ता होगा, ठीक है। फिर इसमें ने विभक्ति लगी होती है, कभी आपको दिखेगी कभी नहीं लिखेगी, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आ जाते हैं, क्रिया का लिंग वचन कर्ता के अनुसार होता है। अब ये जो क्रिया है हमेशा ये कर्ता के अनुसार तब्दीली होगी, क्योंकि देखो हमेशा हमें क्रिया पर ही ध्यान देना होगा। अभी हमने आपको कर्तवाच्य बताया कि इसमें जो है क्रिया कर्ता के हिसाब से बदलेगी, लेकिन अब जब हम कर्मवाच्य बताएंगे तो ध्यान देना उसमें क्रिया का लिंग वचन आपके कर्म के अनुसार बदलेगा। तो ये जो चीजें हैं आप एक बार, मैं ये कहूंगी स्क्रीनशॉट ले लो, ये चीज जो मैंने आपको बताई हुई है ये आपको कर्तवाच्य में ध्यान रखनी है, ठीक है। तो चलिए फटाफट मैं हट जाती हूँ फ्रेम से, आप देख लो यहाँ पर ये जो कुछ चीजें हैं, खास तौर से ये आपको याद रखनी है कि कर्तवाच्य में ये चीजें होती हैं। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं कर्मवाच्य, ठीक है। अब चलो कर्मवाच्य भी हम देखेंगे। जिस वाक्य में क्रिया का मुख्य विषय कर्म होता है वहां कर्मवाच्य होता है। कर्मवाच्य में अकर्मक क्रिया नहीं होती है, क्रिया के लिंग वचन कर्म के अनुसार बदलते हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज हमें ध्यान रखना, कर्मवाच्य में कभी भी अकर्मक क्रिया नहीं होगी, सिर्फ सकर्मक क्रिया होती। भाई कर्म का मतलब क्या हुआ कि कर्म का मौजूद होना जरूरी है, तो इसीलिए यहाँ पर क्या बताया गया है कि जहां पर कर्म मौजूद होगा वही वाक्य आपके कर्मवाच्य में तब्दील होंगे, ठीक है। अब इसका जो पहला पॉइंट है वो मैं आपको बता दूं। पहला पॉइंट क्या है यहाँ पर कि यहाँ पर सिर्फ आपकी सकर्मक क्रिया होगी, ठीक है, सिर्फ सकर्मक क्रिया होगी, ओके। दूसरी चीज जो यहाँ पर बताई गई है, हमेशा ध्यान रखना, क्रिया का लिंग वचन कर्म के अनुसार होगा। अभी हम लोगों ने कर्तवाच्य में क्या देखा, क्रिया का लिंग वचन तब्दील किसके अनुसार हो रहा था, कर्ता के अनुसार हो रहा था, लेकिन कर्मवाच्य में किसके अनुसार बदलेगा,
कर्म के अनुसार आपका बदलेगा। ठीक है, तो यहां पर क्रिया का लिंग वचन, क्रिया का लिंग और वचन कर्म के अनुसार होगा। ठीक है, समझ गए? ओके, क्लियर? तो यहां पर ये दो चीजें थी। अब चलो इनके जरा उदाहरण देख लें तो आपको चीजें ज्यादा जल्दी से समझ में आएंगी। ओके, चलिए यहां पर आइए। मुझसे पत्र लिखा गया। ठीक है, यहां पर क्या है? मुझसे पत्र लिखा गया। लिखा गया क्रिया है। क्या लिखा गया? सबसे पहले तो हम आइडेंटिफाई करेंगे इसमें पहला पॉइंट कि सारे ही पॉइंट्स में सकर्मक क्रिया होनी चाहिए। ठीक है, क्या लिखा गया? पत्र लिखा गया, उत्तर मिला, ये सकर्मक क्रिया है। रेखा द्वारा खाना पकाया जा रहा है। क्या है? रेखा द्वारा खाना पकाया जा रहा है। पकाया जा रहा है क्रिया है। क्या पकाया जा रहा है? खाना पकाया जा रहा है। उत्तर मिल गया। नेक्स्ट आते हैं, कुसुम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाएगी। पढ़ी जाएगी, क्या पढ़ी जाएगी? पुस्तक पढ़ी जाएगी। तो पहला पॉइंट वेरीफाई हो गया हमारा कि इन सभी वाक्यों में सकर्मक क्रिया है। अच्छा, इसमें मैंने आपको एक पॉइंट नहीं बताया था, वो भी बता देती हूं मैं। तीसरा पॉइंट है, इसमें हमेशा कर्ता के बाद से, के द्वारा या द्वारा विभक्तियां लगी होंगी। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना, कर्ता के बाद, कर्ता के बाद से, के द्वारा और द्वारा। ठीक है, ये विभक्तियां लगी होंगी। ये चीजें आपको ध्यान रखनी। तो पहला तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि सभी सेंटेंस में आपका क्या दिया गया है? सकर्मक है। दूसरा आ जाते हैं, क्रिया का लिंग और वचन कर्म के अनुसार होगा। ठीक है, अब क्रिया इसमें क्या है? लिखा गया। क्रिया क्या है? लिखा गया। अब इस लिखा गया के अनुसार ही हमारा देखना है कि क्या है। तो अब ये देखिए, लिखा गया क्या है? मुझसे कनेक्टेड है या पत्र से कनेक्टेड है? किससे कनेक्टेड है? सिंपल देखना, लिखा गया ये किससे कनेक्टेड आ रहा है? ये पत्र से कनेक्टेड आ रहा है। अब हम ही क्या बोलेंगे? मुझसे। अब मुझसे निबंध लिखा गया हो सकता है। ठीक है, पत्र की जगह कोई भी चीज ऐसी चेंज करो जो बहुवचन में हो या स्त्रीलिंग में हो, कुछ भी। अब जैसे हम बोले कविता। ठीक है, अब मुझसे पत्र की जगह अगर आप कविता लिख दो, ठीक है, यहां पर हमने क्या लिखा? कविता। पत्र की जगह आप लिख दो कविता, तो कविता की जगह लिखा गया तो होगा नहीं, मुझसे कविता लिखी गई हो जाएगा। तो यहां पर आपने देखा क्या है? यहां पर देखिए, मुझसे कविता लिखी गई। ठीक है, ये सेंटेंस आ गया। अब इस सेंटेंस देखिए, यहां पर क्या हुआ? इसको हटा दीजिए। हमने पत्र की जगह जो कि पुल्लिंग था उसकी जगह हमने यहां पर क्या कर दिया? यहां पर हमने जो है तब्दील कर दी यहां पर कविता। कविता जो कि स्त्रीलिंग थी, क्रिया उसके अनुसार बदल गई। ठीक है, क्लियर हो गया ना? तो देखो यहां पर जब हम स्त्रीलिंग कर रहे हैं तो लिंग बदल रहा है। तो यानी कि सीधे सीधे आप क्या देख रहे हो कि यहां पर ये जो आपकी क्रिया है ये कर्म से संबंधित है। रेखा द्वारा खाना पकाया जा रहा है। अब यहां पर लिखें, रेखा खाना पका रही है। अगर हम बोले रेखा कढ़ी पका रही है तो क्या होगा? देखिए, रेखा द्वारा खाना पकाया जा रहा है। अब उसी जगह पर खाना की जगह कोई भी ऐसी चीज लिख दो जो या तो बहुवचन में हो या आपका स्त्रीलिंग में हो। ठीक है, उसी तरीके से आ जाइए, कुसुम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाएगी। उसी यहां पर आइए, पुस्तक पढ़ी जाएगी। पुस्तक भी स्त्रीलिंग है, कुसुम भी स्त्रीलिंग है, इसलिए हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं। तो हम लिख देंगे कुसुम के द्वारा समाचार पत्र पढ़ा जाएगा। समाचार पत्र तो पुल्लिंग हो गया। लिंग देखिए, पढ़ी जाएगी से क्या हो गया? पढ़ा जाएगा। तो यानी कि सीधे सीधे क्या है? यहां पर आपने देखा
कि जो पुस्तक पढ़ी जा रही है या पकाया जा रहा है, ये दोनों ही कर्म के साथ संबंधित हैं। लिंग वचन उन्हीं के अनुसार से बदल रहा है। तो ये दूसरी चीज भी हमने आइडेंटिफाई कर ली कि दूसरा भी हमारा एकदम सही है। अब हम आ जाते हैं तीसरा, कर्ता के अनुसार, कर्ता के बाद के द्वारा की विभक्तियां लगी होंगी, ये 3 लगी होंगी विभक्तियां, ठीक है। अब इन 3 विभक्तियों में जरा आप ध्यान दीजिएगा। यहां पर पहला है आपका मुझसे पत्र लिखा जाएगा, ये देखिए से आया। रेखा द्वारा खाना पकाया जाएगा, कुसुम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाएगी। तीनों विभक्तियां देखा कर्ता के बाद है, मुझ, मैं हूं, फिर रेखा है, फिर कुसुम है। तो यहां पर कर्ता जो कोई भी था उसके तुरंत बाद से के द्वारा या द्वारा, तो कर्मवाच्य तो अपने आप में इसीलिए जो है वो आपको पता चल जाएगा क्योंकि इन तीनों के साथ में ये विभक्तियां लगी होंगी, ठीक है। तो ये तीसरा वाला भी हमारा आइडेंटिफाई हो गया। यहां पर क्या दिया, इन उदाहरणों में लिखा खाना पुस्तक कर्म है, यही अपने अपने वाक्यों के केंद्र बिंदु है, इसीलिए कर्मवाच्य। तो पहली चीज हम बता दें, यहां पर लिखा नहीं पत्र है, ठीक है, ध्यान रखिए। पत्र खाना पुस्तक, पत्र खाना पुस्तक, ये अपने आप में क्या है, कर्म है, ठीक है। कर्म की विभक्ति हमेशा को होती है, लेकिन यहां पर इसका होना ना के बराबर है, क्योंकि यहां पर हम कर्ता के ऊपर से भार हटाने के लिए कि भाई हमारी क्रिया जो है वो कर्ता पर डिपेंड ना हो, इसलिए हम ये 3 विभक्तियां कर्ता के बाद लगाते हैं, से, द्वारा और के द्वारा। हमेशा ध्यान रखना कि अगर मान लीजिए कि हम अगर इनमें से द्वारा, के द्वारा या से नहीं लगाएंगे तो क्रिया किस पे डिपेंड हो जाएगी, क्रिया हमारी डिपेंड हो जाएगी कर्ता पर, इसीलिए हमें ये तीनों विभक्तियों में से कोई एक विभक्ति लगानी पड़ती है, ठीक है। तो समझ में आ गया कर्मवाच्य क्या है। ये 3 पॉइंट्स हैं जिन्हें आपको ध्यान रखना है कर्मवाच्य के लिए, ठीक। तो ध्यान से इनको देख लीजिए कि कैसे। हमेशा ध्यान रखिए कि क्रिया का लिंग वचन जिसके अनुसार बदलेगा वही आपके बोलने का विषय होगा और वही वाच्य भी कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं भाववाच्य, ठीक है। सारे वाच्यों में सबसे डिफिकल्ट वाच्य ये इसलिए होता है क्योंकि इसको आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसलिए ये हमें थोड़ा सा, मुझे अपना पर्सनल, मुझे भी अपने आप में ये थोड़ा टफ लगता है बाकी 2 के कंपैरिजन में, ठीक है। तो देखिए क्या है, जहां क्रिया का मुख्य बिंदु कर्ता अथवा कर्म ना होकर भाव होता है वहां भाववाच्य होता है, ठीक है। ऐसे वाक्य में कर्ता या कर्म की प्रधानता ना होकर क्रिया का भाव प्रमुख हो जाता है। भाववाच्य में क्रिया सदैव एक वचन रहेगी, पुल्लिंग रहेगी, अकर्मक तथा अन्य पुरुष रहेगी। तो हमेशा जो ध्यान रखना है, एक वचन, पुल्लिंग, अकर्मक तथा अन्य पुरुष क्या रहेगी, क्रिया। क्रिया ये 3 हमेशा रहेगी। अब चलिए देख लेते हैं कैसे। उदाहरण आपको देखना पहले जरूरी है। जैसे दिया है, सुरेश से चला नहीं जाता है, पहला उदाहरण है। दूसरा है, अब मुझसे सहा नहीं जाता है, ठीक है। मोस्टली हमेशा ध्यान देखना, हमेशा मतलब हमेशा तो हम नहीं कहेंगे, मतलब ज्यादातर ये शब्द बेहतर है, इनमें असमर्थता दिखाई जाती है, निगेटिव सेंटेंस होते हैं मोस्टली, जो है वो क्या होंगे, निगेटिव सेंटेंस होंगे। और जहां कहीं भी ये नहीं शब्द लगा होगा उसके साथ हमेशा से लगा होगा, ध्यान रखना, ठीक है। ये तो मैंने एक छोटी सी पहचान बताई है, लेकिन हमेशा पहली चीज याद रखना कि इसमें क्रिया हमेशा अकर्मक रहेगी, क्योंकि अगर कर्म आ जाता है तो ये किसी कंडीशन में भी आपका अकर्मक नहीं हो पाएगा, मतलब भाववाच्य नहीं हो पाएगा। तो अब यहाँ पर ध्यान रखना कि क्रिया हमेशा अकर्मक रहेगी, इसीलिए कर्मवाच्य जो भी होते हैं, जो सेंटेंस जिनमें कर्मवाच्य होता है, उनकी तब्दीली कभी भी भाववाच्य में नहीं की जाती है, क्योंकि कर्मवाच्य में एक चीज कंपलसरी होती है कि उसमें क्रिया हमेशा सकर्मक होनी चाहिए, और भाववाच्य में जो कंडीशन क्या है कि क्रिया हमेशा अकर्मक होनी चाहिए। इसलिए ये दोनों इसके अपोजिट हैं, इसलिए कर्मवाच्य भाववाच्य में नहीं बदलता, भाववाच्य कर्मवाच्य में नहीं बदलता, ठीक है।
ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं यहाँ पर क्या लिखा है, मुझसे चला नहीं जाता। ठीक है, अब मुझसे सहा नहीं जाता। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहली चीज़ जो क्या है, यहाँ पर सुरेश करता है, चूंकि यहाँ पे कर्म है ही नहीं तो हम कर्म को इंडिकेट नहीं कर सकते हैं। अब चला नहीं जाता ये क्रिया है। अब क्रिया किस पर डिपेंड कर रही है, सबसे पहले बताइए। क्रिया का लिंग वचन कुछ है, कुछ ऐसी चीज़ है जैसे सुरेश से चला नहीं जाता। अब चला नहीं जाता को आप कनेक्ट करो सुरेश के साथ, सुरेश के साथ कनेक्ट नहीं हो रहा। ये अपने आप में ही जो है वो क्या है, पूर्ण है, अपने आप में ही प्रधान हो रही है। यानी कि आप यहाँ पर क्रिया ना कर्म पे डिपेंडेड है ना ही कर्ता पर डिपेंड है, ये अपने आप में ही प्रधान है। यही हमारे बोलने का विषय है कि अब चला नहीं जा रहा है, यही हमारा केंद्र बिंदु है बोलने का, इसलिए यही प्रधान है, यहाँ पर भाव है। अब यहाँ पर दूसरी चीज़ ध्यान देना, फीलिंग्स की बात आई। जैसे हमने बोला कि भाववाच्य है, भाववाच्य में भाव प्रधान होती है, अर्थात हमारी फीलिंग्स, हमारे हृदय की जो फीलिंग्स होती हैं वो प्रधान होती हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें आप देखिए चला नहीं जाता, वो चल नहीं पाएगा। ठीक है, ना हम भूतकाल में हैं, ना भविष्य काल में हैं, ना वर्तमान काल में हैं, कोई भी काल नहीं है। बस ये है कि उसको इतना ज़्यादा दर्द है कि अब उससे चला नहीं जाएगा। तो दर्द क्या है, ये हम अंदर फील करते हैं, ये हमें दिखाई नहीं दे सकता, हम टच नहीं कर सकते। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या हमने देखा कि ये अपने आप में प्रधान है। अब जो इसमें मेन जो चीज़ थी वो क्या थी, क्रिया हमेशा एक वचन रहेगी, जाता देखो एक वचन है, दूसरा पुल्लिंग है, जाति तो है ही नहीं, जाता रहेगा। तीसरी चीज़ ये अकर्मक है, क्रिया अपने में, चला नहीं जाता, क्या चला नहीं जाता, कोई आंसर नहीं, क्रिया अकर्मक है। अन्य पुरुष में है, सुरेश हमेशा हमारा अन्य, जैसे मैं हूँ, मैं बोलूँ, मैं जो है आपसे बोल रही हूँ, सुरेश से चला नहीं जाता, तो क्रिया हमेशा क्या आई हमारी, अन्य पुरुष में आई, क्योंकि हम दोनों के बीच में बात करने का विषय कौन है, सुरेश है, हम दोनों बात कर रहे हैं आपस में, तो वो थर्ड पर्सन में ही आएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं, अब मुझसे सहा नहीं जाता। ठीक है, अब मुझसे सहा नहीं जाता। अब यहां पर देखिए क्या है, यहां पर सहा नहीं जाता, हम इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं, सहा नहीं जाता। तो इसमें सबसे पहले देखो, सहा नहीं जाता एक वचन है, पुल्लिंग है, अकर्मक है और अन्य पुरुष है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे बात का विषय जो नहीं है, यहाँ पर बात का विषय हम अन्य पुरुष नहीं निकाल सकते, लेकिन जाता शब्द से हमेशा हम क्या देख रहे हैं कि ये थर्ड पर्सन में ही आ रहा है, क्रिया अपने आप में थर्ड पर्सन में आ रही है। यहाँ क्रमशः चला और सहा क्रियाएं ही प्रमुख हैं, तो इन्हीं की हम बात कर रहे हैं, इसीलिए इनमें प्रमुखता है। तो भाववाच्य में हमेशा जो आपको ध्यान रखना है, क्रिया अकर्मक होगी। अब अकर्मक क्रिया किसमें होती है, ध्यान देना, कर्तवाच्य में होती है और भाववाच्य में होती है, दो में होती है। तो कर्तवाच्य मैंने आपको बताया, क्रिया देखोगे तुरंत आपको पता चल जाएगा, उसी तरीके से भाववाच्य देखोगे तुरंत पता चल जाएगा। थोड़ा सा जो है दिमाग लगाना बहुत आसान है, हमेशा क्रिया पर फोकस करना, कर्मवाच्य आए, कर्तवाच्य आए, भाववाच्य आए, हमेशा क्रिया पर फोकस करना कि क्रिया हमें किस तरफ लेकर जा रही है, हमें क्रिया के पीछे पीछे आंख बंद करके चलना है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर भाववाच्य में जो चीज़ निकल कर आई वो सबसे पहली चीज़ थी कि यहाँ पर क्रिया हमेशा अकर्मक रहेगी। क्या रहेगी, अकर्मक रहेगी। दूसरी चीज़, क्रिया एक वचन रहेगी, पुल्लिंग रहेगी और आपकी अन्य पुरुष रहेगी। ठीक है, तीसरी चीज, क्रिया अपने आप में प्रधान होगी। ठीक है, क्रिया अपने आप में प्रधान होगी, क्योंकि यहां पर क्रिया का संबंध ना कि कर्ता से है और ना ही कर्म से है। तो ये तीनों चीजें मैंने आपको आइडेंटिफाई करा दी हैं, यहां पर ध्यान दीजिए,
सबसे पहली चीज है, इसमें अकर्मक क्रिया है, क्रिया एक वचन है, पुल्लिंग है और अन्य पुरुष है, ये दोनों में मैंने आइडेंटिफाई करा दिया। और क्रिया अपने आप में प्रधान है, क्योंकि क्रिया ना ही कर्ता के साथ ऊपर डिपेंड हो रही है और कर्म तो इसमें होता ही नहीं है, तो ये क्रिया अपने आप में प्रधान है। तो ये तीनों चीजें जो किसमें होंगी, भाववाच्य में होंगी। तो ध्यान से इनको देख लीजिए, चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको ये सारी चीजें याद रहें। ठीक है, तो अभी हमने वाच्य के जो 3 भेद होते हैं उन्हें हमने पढ़ लिया, समझ लिया। अब क्या, चलिए देखिए क्या है। पहला है वाच्यों की पहचान। अब मैंने आपको बता तो दिया, लेकिन अब ये वाच्य आएंगे तो सबसे पहले हमारे पास, अब इसको जैसे एग्जाम में आएगा, मान लीजिए एक सेंटेंस हमको दे दिया गया है, अब उस सेंटेंस को हमें बदलना है कर्मवाच्य में। तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि सामने लिखा सेंटेंस क्या है, कर्मवाच्य है, कर्तवाच्य है, भाववाच्य है, क्या है। तो जो सामने लिखा सेंटेंस होगा उसका वाच्य पहचानना हमारी पहली स्टेप है। वाच्य हमने समझ लिए कि वाच्य क्या क्या होते हैं, अब इनको पहला स्टेप हमने क्रॉस कर लिया। दूसरा चीज वाच्य क्या होते हैं देख लिए, अब वाच्य को पहचाने कैसे। अब हमें यहाँ पर ना परिवर्तन नहीं करना है, सामने जो सेंटेंस लिखे हैं उन सेंटेंस में से वाच्य को पहचान के निकालना है। देखिए क्या है, सबसे पहले हम आ जाते हैं कर्तवाच्य पे। कर्ता या तो बिना विभक्ति के होता है या कर्ता के साथ ने विभक्ति लगी होती है। 2 चीजें मैंने बताई, हमें ध्यान रखिए। चाहिए तो आप एक बार वीडियो जो है रिवाइंड कर लीजिए और देखिए जाके, जब मैं कर्तवाच्य समझा रही थी तो मैंने आपको बताया था कि इनमें ज्यादातर ने विभक्ति लगी भी होगी और नहीं भी लगी होगी। तो कर्तवाच्य की सबसे बड़ी पहचान ये होती है। और इसमें जो दूसरी चीज होती है वो क्या होता है, बताया था, क्रिया हमेशा अकर्मक या सकर्मक रहेगी। और तीसरी चीज हमने बताई थी कि क्रिया का लिंग वचन, ठीक है, लिंग और वचन कर्ता के हिसाब से तब्दील होगा। ये 3 चीजें मैंने बताई थी। अब आ जाते हैं कर्मवाच्य में। इसमें कर्ता के साथ से अथवा के द्वारा विभक्ति जुड़ी होगी। से, के द्वारा या सिर्फ द्वारा, ये विभक्तियां हमेशा जुड़ी होंगी। फिर आते हैं, इसमें मुख्य क्रिया सकर्मक होती है, हमेशा ध्यान रखना। कर्मवाच्य में क्रिया का सकर्मक होना कंपल्सरी है। अगर वो कर्मवाच्य नहीं रहेगी तो ये आप जान लो कि आप चीजों को जो है गलत आइडेंटिफाई कर रहे हो। ठीक है, जहां आपकी कर्तवाच्य में क्रिया अकर्मक सकर्मक दोनों हैं, कर्मवाच्य में सिर्फ क्रिया सकर्मक रहेगी। ठीक है, और उसके साथ जाना क्रिया का रूप, हमेशा उसके साथ क्या लगेगा, जाना क्रिया का रूप। लिंग वचन कालानुसार जुड़ा होता है। किसके अनुसार, काल के अनुसार, यानी कि कर्म के अनुसार हमेशा जुड़ा रहेगा। किसके अनुसार बदलेगा, कर्म के अनुसार बदलेगा। चलिए यहां पर हम दिखा देते हैं, क्रिया का रूप लिंग वचन कर्मानुसार जुड़ा होता है। जाना क्रिया के उपयुक्त रूप से पहले क्रिया सामान्य भूतकाल में रहती है। अब जहां हम जाना लगा रहे हैं, ठीक है, जा का रूप लगेंगे, जैसे जा शब्द जरूर आएगा, ये ध्यान रखना। पढ़ा जा रहा है, खाया जा रहा है, पकाया जा रहा है, इस तरीके से रहेगा। ठीक है, अब उस जाना क्रिया के उपयुक्त रूप से पहले क्रिया सामान्य भूतकाल होगी। सामान्य मतलब नॉर्मल भूतकाल होगी। कैसे, चलो देख लेते हैं इसको। सबसे पहले हमने क्या दिया, यहां पर एक सेंटेंस लिख लो, अपने आप पहचान लोगे। अब इसमें देखिए हमने क्या किया, हमने आपको दिखाया ये खाना जो है ये हमारा क्या है, ये हमारा कर्म है। ये हमारा क्या लगा हुआ है, विभक्ति लगी हुई है। ये हमारा क्या है, कर्ता है। पकाया हमारा क्या है, क्रिया है। ये 4 चीजें हमने निकाल ली। अब देखिए इसमें कर्ता भी है, विभक्ति भी है, कर्म भी है, क्रिया भी है।
अब मैंने क्या बताया था, जो चीजें सबसे पहले देखो, कर्ता के साथ से के द्वारा विभक्ति लगी होगी। तो यहाँ पर देखिए विभक्ति लगी है, सबसे पहले आइडेंटिफाई करिए, यहाँ पर आप क्या दे रहे हो, विभक्ति लगी हुई है, दिख गई आपको विभक्ति, तो पहला वाक्य आइडेंटिफाई हो गया। ठीक है, दूसरा उन्होंने मुख्य क्रिया सकर्मक होती है, देखिए पकाया जा रहा है, क्या पकाया जा रहा है, आपका खाना, तो कर्म भी मौजूद है, हमने ये भी देख लिया। ठीक है, ये चीज हमारी आइडेंटिफाई हो गई। उसके साथ जाना क्रिया का रूप, ठीक है, ये देखिए जा आपका क्रिया का रूप लगा है, तो ये हमारा आइडेंटिफाई हो गया। ठीक, लिंग वचन कर्म के अनुसार होंगे, कर्म क्या है, खाना, पकाया जा रहा है, पकाया जा रहा है, अगर वैशाली से कनेक्टेड होता तो यहां पर ये क्या होता, स्त्रीलिंग होता, लेकिन जा रहा है, जा रहा है किसके साथ कनेक्टेड है, खाना के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, देख रहे हो ना, ये पूरा जा रहा है किसके साथ कनेक्टेड है, खाना के साथ कनेक्टेड है, तो सीधे सीधे यहां पर हमने ये देखा कि कर्म के अनुसार जुड़ा होता है लिंग वचन। नेक्स्ट आ जाते हैं, जाना क्रिया के उपयुक्त रूप से पहले क्रिया सामान्य भूतकाल होती है। अब यहां पर पकाया, पकाया, ठीक है, ये क्रिया है, क्या हो गई, सामान्य भूतकाल है, आपने आइडेंटिफाई कर लिया ना, देखो आपका ये भूतकाल है लेकिन ये सामान्य भूतकाल है, ये भी हमने आइडेंटिफाई कर लिया। समझ में आ गया यहाँ पर चीजें आपको, कि जो जो चीजें पहचान की हैं उसका होना जरूरी है। अब यहाँ पर आप देख रहे हो सारी चीजें जो एक कर्मवाच्य में होना जरूरी है, वो सारी चीजें यहाँ मौजूद है वाक्य में। अब आ जाते हैं भाववाच्य। ठीक है, क्या है, कर्ता के साथ से के द्वारा कारक चिन्ह जुड़ा होता है। अब देखिए यहां पर चीज आ गई, पहली चीज क्या थी यहाँ पर, कि ये विभक्तियां आपकी कर्मवाच्य में भी रहेंगी और भाववाच्य में भी रहेंगी। किसमें, कर्मवाच्य में और भाववाच्य दोनों में रहेंगी। तो यहाँ पर से के द्वारा कारक चिन्ह, जैसे यहाँ पर क्या है, मुझसे क्या दिया है, अभी हमने सेंटेंस देखा था, मुझसे चला नहीं जाएगा। ठीक है, मुझसे चला नहीं जाएगा। अब यहाँ पर क्रिया कर्ता के साथ से या के द्वारा कारक चिन्ह लगा होगा, ये देखिए कारक चिन्ह लगा हुआ है, ये देखिए से कारक चिन्ह लगा है, तो पहला हमारा आइडेंटिफाई हो गया। क्रिया सदैव अकर्मक रहेगी, मुझसे चला नहीं जाएगा, क्या नहीं चला जाएगा, उत्तर मिल रहा है नहीं, तो यहाँ पर क्रिया क्या है, वो अकर्मक है, ये भी हमने आइडेंटिफाई कर लिया। फिर है क्रिया का रूप सदैव एक वचन पुल्लिंग रहेगा, जाएगा जो शब्द आ रहा है, ठीक है, चला नहीं जाएगा, ये पूरा क्रिया का रूप है। अब इस क्रिया के रूप को ध्यान से देखिए, ये एक वचन है, ठीक है, अब एक वचन है, दूसरी चीज ये पुल्लिंग है, और आपने अकर्मक तो देख ही लिया है, और अन्य पुरुष भी अगर आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हो तो कोई बात नहीं, कम से कम ये ध्यान देना कि क्रिया अकर्मक रहेगी, पुल्लिंग रहेगी, एक वचन रहेगी, ये कंपल्सरी है। अब थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, ठीक है, अब हम थोड़ा सा कंपेयर करते हैं चीज़ों को। ठीक है, चलिए कंपेयर करना शुरू करते हैं, तो शायद आपके लिए बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख रही हूँ कर्तवाच्य। ठीक है, ये क्या है आपका कर्तवाच्य। इसमें एक सेंटेंस मैं यहाँ पर देती हूँ, क्या था, हमने मोहन पढ़ता है, या ऐसा करते हैं निगेटिव सेंटेंस ही लेकर चलते हैं तो हमारे लिए ज़्यादा आसान होगा। सिंपल, मोहन पढ़ता नहीं है, एक सेंटेंस हमारा ये हुआ। उसके बाद हम आ जाते हैं कर्मवाच्य। मोहन पुस्तक नहीं पढ़ता है।
ठीक है। कर्मवाच्य में मोहन द्वारा पुस्तक नहीं पढ़ी जाती है, पढ़ी जाती है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है भाववाच्य। ठीक है। मोहन से पुस्तक नहीं पढ़ी गई। ठीक है। मोहन से पुस्तक नहीं, ऐसा आ जाता, नहीं पढ़ा जाता, नहीं पढ़ा जाता, पढ़ी जाती। ठीक है, हमने 3 लिख दिए। मोहन से पुस्तक नहीं पढ़ी जाती, नहीं पढ़ा जाता, नहीं पढ़ी जाती। ठीक है, ध्यान दीजिए। ठीक है, अब हमने तीनों सेंटेंस लिखे, लगभग एक से हैं यहाँ पर। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर जो चीज रहेगी, क्रिया आपकी पहली चीज सकर्मक और अकर्मक दोनों रहेगी। कर्मवाच्य में सिर्फ आपकी क्या रहेगी, सकर्मक रहेगी। भाववाच्य में आपकी सिर्फ अकर्मक रहेगी। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, ये चीज़ें इसीलिए मैं यहाँ पर पॉइंट्स लिख रही हूँ कि आपको ये चीज़ें ध्यान रहें। यहाँ पर आपकी जो है लिंग वचन जो है वो कर्ता के हिसाब से होगा। ठीक है, क्रिया का लिंग वचन जो है वो कर्ता के अनुसार होगा। ठीक है, अब इसमें क्या है, ध्यान दीजिए। क्रिया का लिंग वचन कर्म के अनुसार होगा। ठीक है, भाववाच्य में आइए, क्रिया अपने आप में प्रधान होगी। ठीक है, अब इसमें ने विभक्ति लगी भी होगी, नहीं भी, तो इसमें ने विभक्ति होगी। इसमें आपका क्या रहेगा, से के द्वारा और द्वारा विभक्ति होगी। ठीक है, इसमें भी आपका से के द्वारा और के द्वारा और द्वारा विभक्ति होगी। ठीक है, समझ में आ गए। तो ये कुछ कॉमन चीजें थी जिन्हें मुझे आपको समझाना बहुत जरूरी था। क्यों? क्योंकि अब आपको यहाँ पर तीनों ही सामने हमने बता दिए हैं, समझा दिए हैं, तो इनकी चीजें समझना आपके लिए मस्ट है। क्या है, देखिए, मोहन पुस्तक नहीं पढ़ता है, तो यहाँ पर पढ़ता जो है वो किसके साथ कनेक्टेड है, कर्ता के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, मोहन द्वारा पुस्तक नहीं पढ़ी जाती है, पढ़ी जाती है किसके साथ कनेक्टेड है, पुस्तक के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, दूसरा क्या है, मोहन से पुस्तक नहीं पढ़ी गई होगा, सॉरी यहाँ पर मैंने गलत लिख दिया है सेंटेंस, एक मिनट, नहीं पढ़ी गई। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो पढ़ी गई है ये अपने आप में प्रधान है, ये ना पुस्तक से कनेक्टेड है और ना ही मोहन से कनेक्टेड है। ठीक है,
ये हो गया पहला। लिंग वचन मैंने आपको बता दिया कहाँ पर है। दूसरा आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर सकर्मक क्रिया है और यहाँ पर अकर्मक क्रिया है, जबकि कर्तवाच्य में सकर्मक अकर्मक दोनों है। तीसरी जो मस्ट चीज है, एक चीज देखो कॉमन फैक्टर किसमें है, सबसे पहले देखना एक कॉमन फैक्टर इन दोनों में है कि इन दोनों में सकर्मक है, कर्तवाच्य में सकर्मक और कर्मवाच्य में सकर्मक दोनों हैं। अब एक कॉमन फैक्टर आपका कर्मवाच्य और भाववाच्य में है कि इसमें विभक्तियां से, के, द्वारा और यही चीज आपकी भाववाच्य में है। ठीक है, तो इनको आइडेंटिफाई करना बहुत ही आसान है। कैसे आसान है, हमेशा एक चीज ध्यान देना, सकर्मक क्रिया जहां वो या तो कर्तवाच्य होगा या कर्मवाच्य होगा, अकर्मक क्रिया जहां या तो वो कर्तवाच्य होगा या तो भाववाच्य होगा। अगर वो कर्मवाच्य है तो क्रिया देखना, अगर कर्ता के साथ कनेक्टेड है तो सीधे सीधे वो आपका कर्म, और अगर क्रिया अपने आप में प्रधान है तो वो भाववाच्य हो जाएगी। अब इन्होंने बोला सकर्मक अकर्मक, तो ये तो आपके लिए बहुत ही आसान है। अगर क्रिया सकर्मक है तो वो कर्मवाच्य या कर्तवाच्य दोनों हो सकती है, और अगर अकर्मक है तो वो आपकी भाववाच्य और कर्तवाच्य दोनों हो सकती है। तो ये कुछ आइडेंटिफाई करने के तरीके थे जो मैंने आपको बताया। अभी हम आगे देखेंगे कि किन किन चीजों में ये वाच्य लगते हैं और किस तरीके से लगते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम आ जाते हैं हमारा मेन पॉइंट, वो है वाच्य परिवर्तन। तो वाच्य क्या होते हैं, इनमें क्या क्या चीज़ें कॉमन होती हैं, इनको कैसे पहचाना जा सकता है, सारी चीज़ें बता दी। अब मामला आता है कि मान लीजिएगा कर्मवाच्य दिया है तो उसे हम कर्तवाच्य में कैसे बदलेंगे, या कर्तवाच्य दिया है उसे भाववाच्य में कैसे बदलेंगे। अब इनको परिवर्तन करते समय क्या क्या चीज़ें चेंजेस होंगी, किस तरीके से करनी है, ये आपको ध्यान देना है। वाच्यों को एक दूसरे में परिवर्तित भी किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है, यही तो हम आपको बता रहे हैं। ऐसी स्थिति में विभक्तियों या क्रियापदों के लिंग, वचन और काल में परिवर्तन करना पड़ता है। ठीक है, तो जब हम परिवर्तन करेंगे तो इसके लिंग में, वचन में और काल में परिवर्तन होगा कैसे। जैसे कि अब चूंकि यहाँ पर बात क्या हो रही है, क्रिया अगर कर्तवाच्य है तो क्रिया जो है कर्ता पे डिपेंड है, अगर हम वही कर्मवाच्य में करेंगे तो क्रिया किस पे डिपेंड हो जाएगी, कर्म पे डिपेंड हो जाएगी। तो जब क्रिया का फोकस ही बदल रहा है तो उस कंडीशन में जो चीज भी जो पुल्लिंग होगी उस हिसाब से होगी, जो वचन होगा वही होगा। मान लीजिए कर्ता का जो लिंग है वो स्त्रीलिंग है, लेकिन कर्म का लिंग पुल्लिंग है, तो क्रिया बदल जाएगी। कर्तवाच्य अगर कर्मवाच्य करेंगे तो क्रिया इसलिए बदलेगी क्योंकि अब हम कर्तवाच्य पे फोकस नहीं कर रहे हैं, अब हम किस पे कर रहे हैं, कर्मवाच्य पे कर रहे हैं। तो उस कंडीशन में क्रिया का लिंग भी बदलेगा, वचन भी बदलेगा और काल भी बदलेगा। अब देखिए, सबसे पहले जो हम देखने जा रहे हैं वो है आपका कर्तवाच्य से कर्मवाच्य बनाना, यानी कि जब हम कर्तवाच्य से कर्मवाच्य में बनाएंगे, कर्तवाच्य से कर्मवाच्य में तब्दील बहुत आसानी से हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, देखिए सबसे पहली चीज तो ये देखनी है कि इसमें दोनों में ही सकर्मक क्रिया होती है। क्या होती है, सकर्मक। अब अगर सकर्मक क्रिया है तो उसको होने में तो कोई परेशानी है नहीं, क्योंकि कर्मवाच्य का जो एक मेन पॉइंट रखा गया है वो क्या है कि क्रिया सकर्मक होनी चाहिए, तो कर्तवाच्य में भी सकर्मक हो सकती है। चलिए देखिए कैसे। तो पहला क्या है, कर्मवाच्य केवल सकर्मक क्रियाओं से बनते हैं, ये चीज हमने पता है। अतः कर्मवाच्य बनाते समय निम्नलिखित परिवर्तन करने पड़ते हैं। तो अब मान लीजिए कि अगर कर्तवाच्य में अकर्मक है, क्रिया अगर अकर्मक है तो क्या वो कर्मवाच्य में तब्दील होएगी। सबसे पहली बात, कैसे तब्दील होगी, क्योंकि वहां पे तो कंडीशन क्या दी गई है कि क्रिया सकर्मक होनी चाहिए, क्योंकि अगर कर्म नहीं है तो उसे हम कर्तवाच्य से भी कर्मवाच्य में नहीं बदल पाएंगे। चलिए, कर्तवाच्य में मुख्य कर्ता के साथ से, कभी कभी द्वारा विभक्ति जोड़कर उसे करण कारक बना दिया जाता है, जैसे राम से, मैंने, मुझसे अथवा मेरे द्वारा। तो अब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। चलिए, यहां पर क्या होता है, कर्तवाच्य में या तो ने विभक्ति लगी होती है या ने विभक्ति नहीं लगी होती है। सिंपल, अगर ने विभक्ति लगी हुई है तो उस ने विभक्ति को हटा दो। सिंपल, पहला क्या करना है, हमें ने विभक्ति को हटा देना है, उसके द्वारा के साथ से, के द्वारा या द्वारा लगा देना है। कैसे, चलिए अब मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ। सिंपल, बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, जब हम परिवर्तन करेंगे तो कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर दिया हुआ है राम ने, राम ने, तो इसको हम क्या तब्दील कर देंगे,
राम से, राम के द्वारा, फिर दूसरा होगा क्या, राम द्वारा। ठीक है, अगर ने लगा है तो ठीक है, और अगर सपोज ने नहीं भी लगा हुआ है, मान लीजिए सिर्फ राम लिखा हुआ है, तो उसमें भी हम से, के द्वारा या द्वारा, ये मस्ट है। इन तीनों में से एक विभक्ति सेंटेंस के अकॉर्डिंग लगेगी ही लगेगी, ये ध्यान रखना है, ये कंपलसरी है। कर्तवाच्य से जब भी कर्मवाच्य में करोगे, इन तीन विभक्तियों में से कोई भी एक विभक्ति का लगा होना कंपलसरी है। ठीक है, चाहे कर्तवाच्य में कर्ता के साथ ने हो या ना हो। जब भी परिवर्तित करेंगे तो पहले काम तो ये करेंगे। फिर दूसरा काम क्या है, जा धातु की क्रिया रूप कर्म वाच्य की सामान्य भूतकालिक मुख्य क्रिया के लिंग वचन आदि के अनुसार जोड़कर साधारण क्रिया को संयुक्त क्रिया बना दिया जाता है। कैसे, चलिए देखते हैं। सबसे पहली बात ध्यान रखना है कि जो जा क्रिया आपकी कर्तवाच्य में लगी है, उसे हमेशा क्या कर देते हैं हम, संयुक्त क्रिया में बदल देते हैं। संयुक्त क्रिया में हमेशा क्या रहता है, संयुक्त क्रिया हमेशा कई शब्दों से मिलकर बनती है, कई सहायक क्रियाओं से मिलकर बनती है। जैसे यहाँ पर खाया है दिया ना, खाया है तो वो क्या बन जाती है, खाया जाता है। ये संयुक्त क्रिया, जैसे खाया है ये सिर्फ एक क्रिया है, मुख्य क्रिया है। अब इसके साथ हमने क्या, ये एक सहायक क्रिया लगा दी, देखो लगा दी सहायक क्रिया, जाता है। ठीक है, मोहन पढ़ता है, मोहन द्वारा पढ़ा जाता है। ठीक है, इस तरीके से हम जा लगाकर इसे संयुक्त क्रिया बना देते हैं। घूमता है, जैसे ये घूमता है, ये आपकी मुख्य क्रिया है। ठीक है, इसे हमने जाता है पूरा लगाकर इसे हमने क्या बना दिया, सहायक क्रिया को हमने इसके साथ जोड़ दिया। कैसे, जैसे हमने यहां पर दिया, पहली चीज क्या थी, मोहन पढ़ता है, ये हमने बनाया था। ठीक है, तो पहला हमारा क्या था कि जब मोहन जो भी करता है उसके साथ हमें से, के द्वारा या द्वारा लगा दिया जाता है। ठीक है, ये पहली चीज हमने बताई थी। तो क्या हुआ, यहां पर हम लिखेंगे मोहन के साथ हमने विभक्ति लगा दी, मोहन द्वारा। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमने प्रूफ कर दिया यहां। दूसरा उन्होंने क्या बताया, जो मुख्य क्रिया है उसके साथ जा धातु का कोई भी रूप लगाइए और उसे क्या लिख कर देना है, हमें सिंपल उसे क्या कर देना है, उसे जो है हमें बना देना है। क्या बना देना है उसको, उसको हमें संयुक्त क्रिया बना देना। जैसे ये आपकी मुख्य क्रिया थी, अब हमें संयुक्त क्रिया दे देते। अब यहां पर हमेशा ध्यान रखना, मोहन पढ़ता है, मोहन द्वारा पढ़ा जाता है। ठीक है, मोहन द्वारा यहां पर पढ़ा जाता है। अब देखो मैंने यहां जाता लगा के इसमें इसको क्या कर दिया, संयुक्त क्रिया बना दिया। अब क्या है, कर्मवाच्य की क्रिया के लिंग वचन आदि वाक्य के कर्म के अनुसार कर दिए जाते हैं। अब यहां पर हमने, चूंकि अब आप यहां पर देख रहे हो कि कर्म है ही नहीं, तो वो कंडीशन क्या होगी, ये तो इन्होंने बताया कर्म के अनुसार कर दो, लेकिन कर्तवाच्य में क्या होता है, बहुत सारे अकर्मक वाक्य भी आते हैं ना। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो मोहन पढ़ता है, ये एक अकर्मक वाक्य है, लेकिन तब भी हमने इसे कर्मवाच्य में बदल दिया द्वारा लगाकर, लेकिन ये एक अशुद्ध वाक्य हो जाएगा। जैसे अब ये चीज मैंने आपको सिर्फ प्रूफ करने के लिए बताया, क्योंकि मैंने जब जस्ट आपसे ये चीज क्या बोली थी कि अगर मान लीजिए कर्तवाच्य में कोई अकर्मक वाक्य है तो क्या वो कर्मवाच्य में बदलेगा, मैंने क्या बोला था, नहीं बदलेगा। इसी बात को मैंने प्रूफ किया। क्यों प्रूफ किया, क्योंकि जब अगर कर्मवाच्य, अगर मान लीजिए कर्तवाच्य को हम कर्मवाच्य में बदल रहे हैं, उसमें अगर कर्म नहीं है तो हम क्रिया को किसके अनुसार बदलेंगे, क्रिया को बदलने के लिए हमारे पास कोई चीज तो होनी चाहिए। इसलिए सिंपल सीधे क्या हो जाएगा, जो वाक्य आपका अकर्मक है, जैसे ये वाक्य आपका क्या है, ये अकर्मक है, तो हम इसको कभी भी कर्मवाच्य में नहीं बदल सकते, ये आपका गलत हो जाएगा। ध्यान रखना, हमेशा ये चीज गलत होगी।
ठीक है, आप कुछ पॉइंट्स तक तो पहुंचोगे, जैसे यहाँ पर हम 2 पॉइंट्स तक पहुंचे लेकिन तीसरे पॉइंट में आके अटक गए। तीसरा पॉइंट इन्होंने क्या बोला, कर्मवाचकी क्रिया वचन आदि वाक्य के कर्म के अनुसार होगा, लेकिन इस वाक्य में तो कर्म है ही नहीं, हम कैसे बदलेंगे आप बताइए। ठीक है ना, तो हमेशा ध्यान रखना जब भी कोई अकर्मक वाक्य आ रहा है उसे कर्मवाच्य में तब्दील नहीं किया जा पाएगा। चलिए देखते हैं, अब इसको हम क्या करेंगे, अब इसी को हम करेक्शन करते हैं। ठीक है, करेक्शन। अब हम यहां पर लेते हैं एक सकर्मक वाक्य, क्या होगा, मोहन पुस्तक पढ़ता है। क्योंकि देखिए जो चीजें हमें पता है वो आसान होती हैं, जो चीजें हमें नहीं पता होती हैं उसको समझना जरूरी होता है, क्योंकि जब तक हम नहीं समझेंगे जाहिर सी बात है हम आगे जाके अटक जाएंगे। कुछ हद तक तो हम सही चलेंगे लेकिन आगे जाके हम क्या होंगे, भटक जाएंगे। अब ये हमने एक वाक्य बनाया, ये एक सकर्मक वाक्य हो गया। अब इसे जब हम बनेंगे तो सबसे पहला पॉइंट क्या था, कर्ता के साथ हमें क्या लगाना था, यहाँ पर से, के द्वारा या द्वारा, ये 3 विभक्तियों में से कोई एक विभक्ति हमको लगानी थी। तो अब क्या है, मोहन पुस्तक पढ़ता है तो मोहन द्वारा लगा देंगे हम। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमारा प्रूफ हो गया, मोहन द्वारा। फिर हमने क्या लिखा, पुस्तक ये एक कर्म है, पुस्तक पढ़ी जाती है, क्या हो जाएगी, पुस्तक पढ़ी जाती है। ठीक है, अब देखिए यहां पर जो दूसरा पॉइंट था हमने क्या किया, हमने मुख्य क्रिया के साथ जा धातु का रूप लगाया, तो इस तरीके से जाती है ये एक संयुक्त क्रिया में तब्दील हो गई, ये एक संयुक्त क्रिया हो गई। पहला पॉइंट है यहां पर हमने द्वारा लगाया, दूसरा पॉइंट हमने इसे संयुक्त क्रिया बनाया जा धातु का रूप लगा के। तीसरी चीज इन्होंने ये बताई कि क्रिया का लिंग वचन जो है वो हमें कर्म के अनुसार बदलना है। अब क्रिया मोहन देखें यहां पर पुल्लिंग है, मोहन क्या है, पुल्लिंग है, इसीलिए पहले वाक्य में पढ़ता है ये इस पर डिपेंड आ रहा है। ठीक है, लेकिन अब हम यहां पर क्या देख रहे हैं कि मोहन द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती, क्रिया आपकी स्त्रीलिंग हो चुकी है। क्रिया क्यों स्त्रीलिंग हो गई, क्योंकि पुस्तक स्त्रीलिंग है, पुस्तक क्या है आपकी स्त्रीलिंग है, क्योंकि क्रिया इसी के अनुसार बदल गई, क्रिया पुस्तक यानी कि कर्म के अनुसार बदल गई है। ठीक है, तो देखिए जो जो तब्दीलियां होंगी वो मैं आपको सब बता रही हूं, जब वाक्य परिवर्तित करेंगे तो ये सारी चीजें बदलेंगी। फिर आ जाते हैं, यदि कर्म के साथ विभक्ति लगी हो तो उसे हटा दीजिए। मान लीजिए मोहन पुस्तक को पढ़ता है, आ गई, सपोज यहां पर आपका ये आ गया विभक्ति लगी, वैसे यहां तो नहीं लगी, मैं लगा देती हूं, मोहन पुस्तक को पढ़ता है, ये एक विभक्ति लगी है। तो इन्होंने क्या बोला कि यदि कर्म के साथ कोई विभक्ति लगी हो तो उसे हटा दीजिए। हमेशा याद रखना कर्मवाच्य में अगर जो है, कर्तवाच्य में अगर कर्म के साथ कोई विभक्ति है तो उसे हटा दो यहां पर, क्योंकि अगर मोहन द्वारा पुस्तक को पढ़ी जाती है कोई सेंटेंस नहीं बनेगा, तो हम क्या करते हैं इस विभक्ति को हटा देते हैं। फिर नेक्स्ट आते हैं, कर्तवाच्य की मुख्य क्रिया को सामान्य भूतकाल में परिवर्तित किया जाता है। अब कर्तवाच्य की क्रिया क्या है, पढ़ता है, अब पढ़ी जाती है, इसे हम सामान्य भूतकाल में कर देते हैं। अब यहां पर सामान्य भूतकाल का मतलब क्या है, जो चीज खत्म हो चुकी है। ठीक है, वही चीज है, पढ़ी जाती है, ये अभी भी वर्तमान काल में ही चल रही है। तो अब इस कंडीशन में क्या होगी, तो सिंपल क्या है, मोहन द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, सिंपल ये कर देना, क्या हो जाएगा, मोहन के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, ये भी सही है, या पढ़ी गई है, ये भी सही है। लेकिन मेरे हिसाब से चूंकि ये अपने, क्योंकि पढ़ी गई है वहां पर जा धातु नहीं लग पाएगा, तो दोनों में से कोई एक चीज ही हम फॉलो कर पाएंगे। तो समझ में आ गया, तब्दीलियां करते समय हमें इन सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए अब देखिए हम यहां पर आ जाते हैं। ठीक है, सबसे चीजें हमें ढूंढनी है। सबसे पहले आप यहां पर देखोगे जितने भी वाक्य लिए गए हैं सब सकर्मक होने चाहिए। कर्तवाच्य से जब भी हम कर्मवाच्य में बदलेंगे, क्रिया के साथ, क्रिया हमेशा जो है क्या होनी चाहिए, सकर्मक होनी चाहिए। ठीक है, जैसे यहां पर दे रहे हैं, यह कविता नीरजा ने लिखी। अब ने लिखी क्या है, नीरजा ने लिखी, क्या लिखी, कविता लिखी, सकर्मक है। ठीक है,
शिकारी शिकार करते हैं, क्या करते हैं? शिकार करते हैं। मैंने पत्र लिखा, क्या लिखा? पत्र लिखा। रेखा खाना पका रही है, क्या पका रही है? खाना पका रही है। कुसुम पुस्तक पढ़ेगी, क्या पढ़ेगी? पुस्तक पढ़ेगी। तो सभी के साथ आप कर्म देख रहे हो, हमेशा सकर्मक वाक्य ही कर्मवाच्य में तब्दील होंगे। तो मान लीजिए अगर कर्तवाच्य में कोई अकर्मक है तो वो किस में तब्दील होगा? भाववाच्य में तब्दील होगा। ठीक है, चलिए, तो अब यहां पर पहली चीज तो हमने देख ली कि सारी ही क्रियाएं सकर्मक हैं। अब हम क्या करेंगे? अब इसमें हम देखेंगे कि इनमें विभक्ति लगानी है, से, के द्वारा या द्वारा। साथ ही साथ जा धातु का रूप, जहां पर आपकी मुख्य क्रिया के साथ जा धातु का रूप लगाकर उसे संयुक्त क्रिया बनाना है। ठीक है, यानी कि कई शब्दों में क्रिया को बांट देना है। ठीक है, चलो देखते हैं। सबसे पहले देखिए, यह कविता नीरजा ने लिखी, तो यहां पर कर्म आपका क्या है? कविता है। ठीक है, क्रिया क्या है? लिखी है। लिखी है कविता नीरजा ने। नीरजा ने, नीरजा क्या है? कर्ता है, इसलिए क्रिया नीरजा के ऊपर डिपेंड है। किसके ऊपर डिपेंड है? नीरजा के ऊपर डिपेंड है। चलिए, अब यहां पर आ जाते हैं। यह कविता नीरजा द्वारा लिखी गई, तो सबसे पहले हमने क्या किया? कर्ता के साथ ने विभक्ति को हटा दिया। ठीक है, ने विभक्ति हटाई और हमने यहां पर द्वारा लगा दिया। ठीक है, बाकी यह कविता नीरजा वहां तक सही है। फिर नीरजा के साथ जो ने विभक्ति लगी थी उसे हटाकर हमने द्वारा विभक्ति लगा दी। फिर उसके बाद में क्या है? लिखी गई है। सिंपल। अब आप यहां पर देख रहे हैं गई, क्योंकि जब हम भूतकाल में बनाएंगे, एक तो लिखी है यानी कि ऑलरेडी भूतकाल है, अभी वो लिख नहीं रही है, अभी काम नहीं कर रही है, तो उस कंडीशन में हम जा नहीं लगा सकते। जा शब्द जो है वो हमेशा वर्तमान काल में ही लगेगा। कैसे? अब ये सेकंड वाला जब मैं आपको बताऊंगी तब देखिएगा। ठीक है, तो जहां कहीं भी कोई भी वाक्य पास्ट टेंस में हो चुका है, यानी कि भूतकाल में हो चुका है, तो उसके साथ गई जैसे शब्द लगाएंगे, गई या गया जैसे शब्द लगेंगे। ठीक है, अब यहां पर अब देखें कि यहां पर द्वारा लगाकर उसे हमने लिखी गई है। अब है से तो मैं पता चला प्रेजेंट, लेकिन अभी तो प्रेजेंट टाइम में नहीं हम बता रहे ना, वो लिख चुकी है, वो पहले उसने लिख दी है, ये काम पहले खत्म हो चुका है, तो इसलिए उसको हम क्या कर देंगे? सामान्य भूतकाल में तब्दील कर दिया। अब हम आते हैं, कोई काम अभी प्रेजेंट समय में चल रहा है, यानी कि वर्तमान में चल रहा है, तो उसे किस तरीके? जो काम वर्तमान में चल रहा है उसके साथ हम जा धातु आराम से लगा सकते हैं। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जैसे यहां पर दिखा, शिकारी शिकार करते हैं। ठीक है, करते हैं यानी कि अभी, शिकारियों के द्वारा शिकार किया जाता है। अब देखो इसमें हमने जा लगा दिया, जा का रूप लगा दिया। नेक्स्ट आते हैं, मैंने पत्र लिखा है, तो इसका क्या होगा? मुझसे पत्र लिखा गया। अब यहां पर मैंने, तो अब आप बोलोगे मैंने का मुझसे कैसे हो गया मैम? ये देखिए, मैंने का मुझसे कैसे हुआ? सबसे पहले बताइए, तो यहां पर ने विभक्ति लगी हुई है, तो मैं अपने आप में अकेला हो गया। मैं यहां पर मैं सिर्फ अपने बारे में बात कर रही हूं, लेकिन जब हम से लगाएंगे तो मैं से तो होगा नहीं, मैं से कोई शब्द बनेगा नहीं, तो वो किस में तब्दील हो जाएगा? मुझसे। मुझसे पत्र लिखा गया, जो काम हो चुका है। ठीक है, सिंपल। देखिए यहां पर मुझसे पत्र लिखा गया। अब यहां पर देखिए, लिखी है और लिखा है। ध्यान दीजिए, ये काम जो काम हो चुके हैं उनमें हमसे गया या गई जैसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन जो चीजें प्रेजेंट में चल रही हैं उसी में हम जा धातु के रूप को लगा सकते हैं। देखिए क्या है, रेखा खाना पका रही है, ये काम अभी प्रेजेंट में चल रहा है, ये ध्यान रखना। तो क्या हुआ? रेखा द्वारा खाना पकाया जा रहा है, तो पका रही है, तो क्या हो गया? देखिए यहां पर जा धातु हमने लगा दिया, जा रहा है। तो जो चीजें प्रेजेंट में चल रही हैं उसमें हम जा धातु लगा सकते हैं, लेकिन जो काम किया जा चुका है, पहले हो चुका है, वहां पर हम जा धातु नहीं लगा सकते हैं। फिर आते हैं, कुसुम पुस्तक पढ़ेगी। ठीक है, अब ये फ्यूचर टेंस में है, तो क्या दे? कुसुम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाएगी। देखिए हो गया ना, यहां पर के द्वारा लगाया, पुस्तक पढ़ी जाएगी। नेक्स्ट आते हैं, क्या ये कहानी सूर्यवाला ने लिखी है? क्या ये कहानी सूर्यवाला ने लिखी है? तो क्या होगा? क्या ये कहानी सूर्यबाला है,
यहां पर क्या यह कहानी सूर्यबाला के द्वारा लिखी गई है। समझ में आया, लिखी है, लिखी गई है, क्योंकि भाई लिखी गई है यानी कि लिख रही है हो सकता है, एक तो पहली चीज, लिखी गई है यानी कि वो पहले काम कर चुकी है, तो इसलिए देखिए यहां पर गई शब्द आ गया। फिर है क्या आप अलीगढ़ जाएंगे, ठीक है, क्या आप अलीगढ़ जाएंगे, तो यहां पर आया क्या आप द्वारा अलीगढ़ जाया जाएगा या आपके द्वारा अलीगढ़ जाया जाएगा, कुछ भी लिख दीजिए, के द्वारा लगाएंगे, जाया जाएगा, जाएंगे फ्यूचर में है, ध्यान रखिएगा क्या बात हो रही है, फ्यूचर में हो रहा है, तो आपको यहां पर टेंस नहीं बदलना, यहां पर आप चीज फ्यूचर में ही रखेंगे, जाया जाएगा, ठीक है, तो आप जाएंगे कि उसका हो गया जाया जाएंगे। यहां पर देखिए क्या है, जा धातु हमने यहां पर लगा दी है ऑलरेडी। फिर नेक्स्ट आते हैं, अध्यापक ने विद्यार्थी को पीटा, अध्यापक ने विद्यार्थी को पीटा, तो यहां अध्यापक द्वारा विद्यार्थी को पीटा गया, पीटा जो काम हो चुका है, तो हमेशा याद रखना जहां कहीं पे भी काम को पूर्ण तरीके से संपन्न किया जा चुका है उसे हम क्या कर देंगे, यहां पर सामान्य भूतकाल की क्रिया के साथ कर देंगे, वहां पे हमें गया या गई या गए जैसे शब्दों को लगा देंगे। लेकिन अगर कोई काम वर्तमान काल में चल रहा है तो उसके साथ जा धातु लगाते हैं, पकाया जा रहा है, खाया जाएगा, और फ्यूचर में भी हम जा धातु लगा सकते हैं, लेकिन जो चीज पास्ट हो गई है उसमें हम हमेशा गई लगाएंगे। अब आ जाते हैं कर्तवाच्य से भाववाच्य में। अब देखिए, अब कर्तवाच्य में जो क्रिया अकर्मक होगी, क्योंकि कर्तवाच्य में सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाएं आती हैं, तो जो क्रिया आपकी अकर्मक होगी वो किस में तब्दील होंगी, भाववाच्य में तब्दील होंगी, ठीक है। भाववाच्य केवल अकर्मक क्रियाओं से ही बनते हैं, अर्थात उसमें कर्म नहीं होता, अतः कर्तवाच्य से भाववाच्य बनाते समय, तो ये एक कंपलसरी चीज है, ध्यान रखना, जहां कर्म नहीं होगा वो चीज सिर्फ भाववाच्य में बदलेगी। देखिए, कर्तवाच्य के मुख्य कर्ता के साथ से कभी कभी द्वारा विभक्ति जोड़कर उसे करण कारक बना दिया, जैसा राम से, मैंने, मुझसे, मेरे द्वारा, तो जो चीजें हमने समझी किसमें थी, आपकी क्या कहते हैं कर्मवाच्य में, वही सेम चीजें विभक्ति के साथ यही होगा। तो कर्तवाच्य से आप कर्मवाच्य बनाइए या भाववाच्य बनाइए, दोनों कंडीशन में से, के द्वारा या द्वारा विभक्तियां लगेंगी ही लगेंगी। तो ये कर्मवाच्य और भाववाच्य में दोनों कॉमन फैक्टर हैं, जब भी हम कर्तवाच्य से इसे कर्म, क्योंकि अब आप बोलोगे कि मैम दोनों में क्यों लगाया जा रहा है, देखिए दोनों में इसलिए लगाया जा रहा है क्योंकि अगर हम कर्ता के साथ ने विभक्ति लगी रहने देते हैं या कोई भी विभक्ति नहीं लगाते हैं तो उस कंडीशन में क्रिया हमेशा कर्ता पर ही डिपेंड रहेगी। अब हमें क्या करना है, जब हम उसे कर्मवाच्य या भाववाच्य में बदलेंगे तो क्रिया का फोकस हमें कर्ता से हटाना है, हमें या तो कर्म पे डिपेंड करना है या क्रिया को अपने आप में प्रधान बनाना है। तो उस कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा, कर्ता के महत्व को कम करने के लिए हमें से, के द्वारा या द्वारा विभक्ति लगानी पड़ती है। अब यहाँ पर कहते हैं ना कि जैसे मान लो ये लाइन आपके पास ड्रॉ है, ठीक है, अब आप बोलो कि इसको बगैर टच किए इसे छोटा कर दो, तो आप क्या करते हो, उससे एक बड़ी लाइन ड्रॉ कर देते हो, सिंपल ना। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हमारे पास यहाँ कर्ता दिया गया है, इसकी इंपॉर्टेंस अपने आप में ज्यादा है क्योंकि भाई ये कर्तवाच्य है। अब आपको इसकी इंपॉर्टेंस कम करनी है तो आप क्या करोगे, राम के साथ एक विभक्ति लगा दोगे। यहाँ पर राम के साथ अगर नहीं विभक्ति लगी हुई है तो हम क्या करेंगे, इसकी इंपॉर्टेंस को यानी कि इस लाइन को छोटा करने के लिए, इसके ऊपर से फोकस हटाने के लिए हम यहाँ पर लगा देंगे द्वारा, ठीक है। हम इसको द्वारा क्यों लगा रहे हैं, द्वारा या से या के द्वारा सिर्फ इसलिए लगा रहे हैं ताकि क्रिया का फोकस कर्ता पर से हट जाए, सिर्फ यही कर रहे हैं, सिर्फ इसीलिए ये विभक्तियां लगाई जा रही हैं और कोई कारण नहीं है इन विभक्तियों का लगाने का, ठीक है। तो इनका कारण आपको पता चल गया, इसीलिए जो है कर्म कारक में भी और भाववाच्य में कर्मवाच्य में और भाववाच्य दोनों में ही ये विभक्तियां लग रही हैं, से, द्वारा या के द्वारा, ठीक। नेक्स्ट आ जाते हैं, वाक्य क्रिया भाव को ही वाक्य का कर्ता बना देती है। अब बात क्या होती है,
इसमें हम क्रिया को ही इंपॉर्टेंस दे देते हैं, यानी कि जो क्रिया होती है वो अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाती है, बात का केंद्र बिंदु हो जाती है। जैसे क्या है, मोहन से चला नहीं जाएगा, ठीक है, मोहन से अब चला नहीं जाएगा, तो यहाँ पर क्या है, वो अब नहीं चल पाएगा, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट हो गया। और ये क्या है, ये एक फीलिंग्स है। अब ये फीलिंग्स कैसे आ रही है कि मोहन, मान लीजिए अगर मोहन की बात मैं बोल रही हूँ कि मोहन से अब चला नहीं जाएगा, तो मोहन ने जाहिर सी बात है मुझसे अपनी फीलिंग्स शेयर करी है कि उसके पैर में बहुत दर्द है, इसलिए वो नहीं चल सकता। सिंपल सी बात है ना। तो यहाँ पर फीलिंग्स का आदान प्रदान हो। जैसे हम बोले चलो चला जाए, ठीक है, चलो चला जाए, तो ये भी एक भाववाच्य है। कैसे, अब देखिए इसमें असमर्थता व्यक्त नहीं हो रही। मोस्टली हमने क्या बोला था, निगेटिव सेंटेंस होंगे, लेकिन मोस्टली निगेटिव सेंटेंस होंगे, लेकिन इसमें पॉजिटिव सेंटेंस भी होते हैं। अब जैसे मैंने बोला कि चलो चला जाए, तो अब चलो चला जाए, यहाँ पर क्या चीज़ें जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो रही हैं। यहाँ पर कर्ता है, कर्म है, कुछ नहीं है, सिर्फ चलो चला जाए, क्रिया ही क्रिया है, अपने आप में प्रधान है, तो वो भाववाच्य ही होगी ना, सिंपल सी बात है। तो देखिए क्या है, बुरे हंसता है, हंसा जाता है, खेला खेला गया, सोएगा सोया जाएगा, रो रही है रोया जाएगा। अब कैसे, देखिए इन्होंने बोला वाक्य क्रिया को ही वाक्य का कर्ता बना दिया जाता है। जैसे हम बोल दें मोहन हंसता है, तो मोहन द्वारा हंसा जाता है, ठीक है। खेला, क्या जैसे हम बोलेंगे बच्चे क्या कहते हैं, वो लड़का खेला, जैसे खेला का हम क्या बनाए, खेलता है, ठीक है, बच्चा खेलता है, तो क्या हो, बच्चे द्वारा खेला गया। फिर आए सोएगा, चलो सोया जाए, चलो सोया जाए हो जाएगा, जाएगा चलो सोया जाए, सिंपल। तो यहाँ पर उन्होंने क्या बोला कि देखिए जा धातु तो लग रही है, आप ये देख रहे हो, गया जा, यहाँ पर क्रिया कर्म की तरह हो रही है। क्रिया किसकी तरह, कर्मवाच्य की तरह ही बदली जा रही है। कैसी बदली आ रही है, क्यों, इसमें अब क्या होता है, देखिए सिंपल, जैसे हमने क्रिया कर्मवाच्य में बदली, वैसे ही क्रिया इसमें भी करी जा रही है, क्योंकि इसमें जा धातु लगा, हंसता है, प्रेजेंट टेंस में जा लगाया जाता है, और जो चीजें पास्ट टेंस हो जाएंगी उसमें आप गया लगा दोगे। सेम यही चीज अभी हमने कर्मवाच्य में सीखी थी कि नहीं सीखी थी। लेकिन यहाँ पर जो एक चीज कर्मवाच्य से फर्क है, क्रिया को हम किस पे डिपेंड कर रहे थे, हम कर्म पे डिपेंड कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे तो कर्म रहेगा ही नहीं, तो क्रिया अपने आप में प्रधान हो जाएगी। जैसे यहाँ पर हम देखते हैं मोहन हंसता है, ठीक है, यहाँ पर हमने क्या लिखा, मोहन हंसता है, ये एक वाक्य है। मोहन द्वारा, अब हमें क्या करेंगे, मोहन द्वारा, अब चूंकि उन्होंने बोला था से द्वारा या के द्वारा लगाओ, तो यहाँ पर मोहन द्वारा हंसा जाता है, क्या हो जाएगा, हंसा। अब चलिए हमने तब्दील कर दिया, ठीक है, अब इसको जरा ध्यान देना, मोहन द्वारा हंसा जाता है, तो आप द्वारा देखकर सीधे बोल दोगे कि मैम कर्मवाच्य, पर ऐसा नहीं है। क्यों, क्योंकि इसमें कर्म जो है वो मिसिंग है। कर्म कहाँ है, आप अगर देखो, अब मोहन द्वारा हंसा जाता है या मोहन हंसता है, इसमें तो कर्म मिसिंग है, क्योंकि ये अपने आप में अकर्मक वाच्य है, अकर्मक वाच्य ना, तो अकर्मक वाच्य हमेशा किस में बदलेगा, भाववाच्य में बदलेगा, कर्मवाच्य में नहीं बदल सकता है। तो ये आपका सीधे से, जब आप मोहन द्वारा हंसा जाता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, भाववाच्य हो जाएगा, सीधे सीधे। बस आपको ये देखना है कि जिस भी वाक्य से आप तब्दीली कर रहे हो उसमें ये चीज ध्यान देनी है कि जो मेन कर्तवाच्य है वो सकर्मक है या अकर्मक है। अगर सकर्मक है तो उसे अगर तुम बदलोगे तो कर्मवाच्य में आ जाएगा, अगर वो उसको बदलोगे तो भाववाच्य में आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। जा धातु के क्रिया रूप कर्तवाच्य के काल भेद के अनुसार जुड़ जाएंगे, तो समझ में आ गया, काल भेद के साथ जा धातु किसके साथ हो जाएगी, कर्तवाच्य के काल के साथ हो जाएगी। फिर आते हैं क्रिया सदैव अन्य पुरुष, पुल्लिंग और एक वचन रहेगी। ये चीज तो मैंने आपको बताई थी, जो भी आपकी रहेगी वो अन्य पुरुष रहेगी, पुल्लिंग रहेगी और अकर्मक रहेगी, अन्य पुरुष रहेगी। तो ये चार चीजें हमेशा ध्यान रखना। अब यहाँ पर देखिए क्या है, राधा नहीं पढ़ती है। सबसे पहले देखना कि जो कर्तवाच्य में जितने वाक्य दिए गए हैं वो सभी अकर्मक होंगे,
ठीक है, जब भी हमेशा ध्यान रखना अकर्मक वाक्य ही भाववाच्य में बदलेंगे। जैसे राधा नहीं पढ़ती है, क्या नहीं पढ़ती है, उत्तर मिल रहा है नहीं, तो अकर्मक वाक्य। वह खेलता है, क्या खेलता है, उत्तर मिला नहीं, तो यह अकर्मक वाक्य। मोहन अभी सोएगा, क्या सोएगा, कोई वाक्य नहीं। मैं अब नहीं चल पाता, तो क्या होगा, अकर्मक है। लोग बकते हैं, क्या बकते हैं, उत्तर मिला नहीं। वह नहीं हंसता, क्या नहीं हंसता, उत्तर मिल रहा है नहीं। तो आपने देख लिया ये जितने वाक्य थे ये सभी अकर्मक हैं। अब इनको भाववाच्य में बदलेंगे तो सबसे पहला नियम उन्होंने क्या बताया था, से के द्वारा या द्वारा विभक्तियां लगाएंगे। देखिए क्या है, राधा नहीं पढ़ती, राधा से पढ़ा नहीं जाता, तो हमने यहां से विभक्ति लगा दी, ठीक है। अब दूसरी चीज क्या इन्होंने बताई कि हमें जा लगाना है, तो यहां पर जा लगा दिया हमने और क्रिया को अपने आप में प्रधान कर दिया। राधा से पढ़ा नहीं जाता, ठीक है, राधा से पढ़ा नहीं जाता। तो यहां पर ये जो पढ़ा नहीं जाता ये अपने आप में प्रधान हो गया। ये क्रिया सिंपल, अब इसको कैसे करोगे, ये क्रिया को देखो, क्या ये राधा जो कि क्रिया कर्त दिया गया है उसके ऊपर डिपेंड है, नहीं, उसके ऊपर डिपेंड नहीं है, तो सीधे सीधे ये अपने आप में प्रधान हो गई। हाँ, फिर आते हैं वह खेलता है, उससे खेला नहीं जाता। अब वह जो शब्द है वह तो हम अन्य पुरुष में आ रहे हैं, लेकिन जब हम इसे अपने आप में प्रधान करेंगे अब उसके साथ हमें से लगाना है। अब वहां पर लगा दें, अगर वह से खेला नहीं जाता, क्या लिया, वह से खेला नहीं जाता, अगर हम ये लिखेंगे तो ये प्रधान नहीं हो पाएगा, अपने आप पे हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, इसलिए हम इसे क्या करेंगे, उससे। अब दूसरा, वह खेलता है, तो क्या होगा, उससे खेला जाता है सबसे पहला, ठीक है, क्या होगा, उससे वह खेलता है, उससे खेला गया, सिंपल। देखिए यहां पर मिस्टेक थी, ये ध्यान रखना। मैंने क्या बताया था, जहां कहीं भी क्रिया भूतकाल में, मतलब ये चीज होती है खेला जाता, नहीं, यहां पर नहीं हटाना है हमें, सॉरी, ध्यान दीजिए, क्योंकि नहीं आपके मुख्य वाक्य में नहीं है। उससे खेला जाता, ठीक है, उससे खेला जाता या उससे खेला गया, सिंपल ये आएगा। तो यहां पर क्या आ जाएगा, उससे खेला गया, आ गया। अब मोहन अभी सोएगा, फिर क्या है, मोहन से अभी सोया जाएगा, तो देख रहे हैं ना, यहां पर जाएगा, ये आपका फ्यूचर टेंस में था इसलिए जाएगा आ गया। मैं अब नहीं चल पाता, तो क्या होगा, मुझसे अब नहीं चला जाता। अब मैं है, मैं के होने के कारण यहां पर चीज मेरे द्वारा हो रही है। अब उसमें मेरे कर्ता पर से हमें अगर भार हटाना है तो हमें से लगाना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, मुझसे अब नहीं चला जाता। तो से धातु लगाकर हमने कर्ता के इंपॉर्टेंस को कम किया, फिर नहीं चला जाता ये चीज हमने लगा दी। नेक्स्ट आते हैं, लोग बकते हैं, लोगों से बका जाता है, सिंपल आया, लोगों से बका जाता है। फिर नेक्स्ट आते हैं, वह नहीं हंसता, उससे हंसा नहीं जाता, ठीक है, ये देखिए ध्यान से। तो भाववाच्य में आपको तब्दील करते हुए समझ में आ गया। पहली बात, क्रिया अकर्मक होगी, से के द्वारा होगी, इसमें भी जा धातु लगेगी, ठीक है, मगर जो पास्ट टेंस रहेगा उसके साथ गया लगेगा। प्रेजेंट टाइम में जा जाएगा, जैसे शब्दों को प्रेजेंट या फ्यूचर में हम जा या जाएगा लगेगा। अब जैसे ये एक था, ये सेंटेंस अपने आप में गलत था, तो हमने इसको क्या किया, आपने देखा वह खेलता है, ये आपका पॉजिटिव सेंटेंस था, लेकिन उत्तर जो है वो नेगेटिव में आया, तो सबसे पहले तो मैंने नहीं काटा। क्यों, क्योंकि जो सेंटेंस दिया है उसी का वाच्य बदलना है, लेकिन ये नहीं है कि सेंटेंस में बहुत बड़ी तब्दीली कर, तो उसके अर्थ में तब्दीली नहीं होनी चाहिए। तो आपने देखा वह खेलता है, उससे खेला जाता है, आप ये कर सकते हो क्योंकि ये आपका प्रेजेंट टेंस में है, ठीक है, उससे खेला जाता है, वह खेलता है, अभी प्रेजेंट टेंस में काम चल रहा है, तो जा धातु आएगा। जो पास्ट टेंस में रहेगा उसमें गया लगेगा, जो प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर रहेगा उसमें जा धातु लगेगी, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। अब आ जाते हैं हिंदी में वाच्यों का प्रयोग, कैसे कैसे प्रयोग होता है। कुछ चीज, अभी कुछ वाक्य आप ऐसे देखेंगे जिसमें कर्ता होगा ही नहीं,
ठीक है, तो चलिए ध्यान से देखिए कहाँ कहाँ पर कौन कौन से वाच्य लगते हैं। कर्तवाच्य में तो आपको सीधे पता है कि जहाँ पे कर्ता होगा प्रधान वहां पर आपका कर्तवाच्य लगेगा, लेकिन हम यहाँ पर कर्मवाच्य के प्रयोग स्थल से चलते हैं। देखिए क्या है, हिंदी में पाया कर्मवाच्य का प्रयोग होता है। किसका होता है? कर्मवाच्य का। जिन परिस्थितियों में कर्मवाच्य और भाववाच्य का प्रयोग होता है वह निम्न प्रकार है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम दूसरों को इंडिकेट करते हुए कहते हैं, या जो काम अचानक हो जाता है, वो कुछ जिनमें आप प्रॉपर सेंटेंसेस नहीं समझ पाएंगे, तो वो कैसे और किसके अंतर्गत आएंगे। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो कर्मवाच्य के प्रयोग, कर्मवाच्य कहाँ कहाँ पर प्रयोग होता है। सबसे पहले देखिए, जब कार्य स्वयं आप से हुआ है किंतु वह अचानक बिना आपके चाहे हो गया, मतलब काम मेरे से हुआ है लेकिन मैंने चाहा नहीं था, अपने आप हो गया। ठीक है, उस जगह कर्मवाच्य होगा। क्यों? मुझसे अचानक अगर हुआ है तो जाहिर सी बात है उसमें कर्ता नदारत होगा और सिर्फ कर्म रहेगा। कैसे? देखिए, रिमोट गिर गया और टूट गया। अब इसमें देखिए क्या कहीं कोई कर्ता दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई, इसमें सिर्फ कर्म है, रिमोट का गिर जाना और टूट जाना। ठीक है, क्या गिरा? रिमोट गिरा, टूट गया। ठीक है ना, सिर्फ सकर्मक है ये, मगर इसमें कर्ता मिसिंग है। कर्ता है कहीं? नहीं है। तो यहां पर जिन वाक्यों में सिर्फ कर्म का ही इंडिकेशन होगा वहां पे सिर्फ कर्मवाच्य होता है। जैसे है, हाथ से कांच की कटोरी छूट गई, इसमें कर्ता है? नहीं है। अब ये काम क्या है? मेरे से हुआ है, लेकिन मैं अब ये नहीं बोलूँगा, मैं ये नहीं बोली मुझसे हाथ से कांच की कटोरी टूट गई, तो मैं तो सिर्फ बोलूँगी नहीं हाथ से कांच की कटोरी छूट गई, मैं अपने आप को लेकर ही नहीं आऊँगी उसमें। ये काम मुझसे ही हो रहा है लेकिन मैं इस वाक्य में शामिल नहीं हूँ, लेकिन जो काम हुआ है सिर्फ उसको शामिल किया गया है। फिर नेक्स्ट है अधिकार, गर्व या दर्प जताने के लिए। जैसे किसी चीज़ पे मैं अपना अधिकार जता रही हूँ या मैं अपना घमंड दिखा रही हूँ, है ना, अपना एग्रेशन दिखा रही हूँ, तो उस जगह पर आप कर्मवाच्य का इस्तेमाल करते हैं। जैसे क्या है, राम को दंड दिया जाएगा। अब इसमें देखिए, इसमें कर्मवाच्य की कोई भी चीज़ नहीं है, के द्वारा से या कुछ आ रहा है, नहीं आ रहा, लेकिन कर्मवाच्य की विभक्ति आ रही है। देखो, राम के साथ अगर से के द्वारा नहीं लगा है तो हम जब भी अपना अधिकार, दर्प वगैरह जो कुछ भी दिखाएंगे तो उसमें क्या होगा, उसमें आपका से के द्वारा नहीं लगेगा, उसमें कर्ता के साथ को लग जाएगा। अब आप यहां पर देखो क्या है, राम को दंड दिया जाएगा, ठीक है, अपराधी को हाजिर किया जाएगा, तो यहां पर देखिए कर्ता मिसिंग है। कौन दंड देगा? मिसिंग है। अपराधी को दंड दिया जाएगा, अपराधी को, किसको दंड दिया जाएगा? अपराधी को दिया जा रहा है। ठीक है, फिर आते हैं, मैं ये खाना नहीं खा सकता। ठीक है, मेरे को गुस्सा आ रही है, मैंने दिखा रही, मैं ये खाना नहीं खा सकता। तो जहां कहीं पर भी हम अपना अधिकार दिखाएंगे, गर्व दिखाएंगे या दर्प दिखाएंगे, उस जगह भी आपका कर्मवाच्य होता है। नेक्स्ट आते हैं, जब वाक्य में कर्ता को प्रकट करने की आवश्यकता ना हो अथवा कर्ता अज्ञात हो, ऐसे वाक्य जिसमें हमें कर्ता होगा ही नहीं, ध्यान, या हमें कर्ता को प्रकट करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे आप बोलेंगे चुनाव लड़े जा रहे हैं, अब चुनाव हो रहा है, इसमें कोई कर्ता है? नहीं, सिर्फ हम कर्म की बात कर रहे हैं। जैसे यहां पर देखें, चुनाव में धन पानी की तरह बहाया जा रहा है, अब इसमें सिर्फ कर्म ही कर्म है, पानी की तरह धन बहाया जा रहा है। दूसरा है, आवेदन पत्र भेज दिया गया है, इसमें कर्ता है? नहीं है। फिर नेक्स्ट आते हैं, यहां किसी की बात नहीं सुनी जाती, यहां किसी की बात नहीं सुनी जाती। अब आप बोलोगे कि मैम ये वाक्य तो अकर्मक में भी आ जाता है। बिल्कुल, तो इसको आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे? सिंपल, यहां देखो, नहीं सुनी जाती, क्या नहीं सुनी जाती? बात नहीं सुनी जाती। तो ये सकर्मक हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना सकर्मक। मगर भाववाच्य में क्या होता है? हमेशा अकर्मक होगा। तो कुछ चीजें हैं जो आपको कहते हैं ना, थोड़ी सी चीजें हमेशा सकर्मक होगा। देखिए यहाँ पर, राम को दंड दिया जाएगा, क्या दिया जाएगा? दंड दिया जाएगा। अपराधी को हाजिर किया जाए, क्या किया जाए? हाजिर किया जाए। मैं यह खाना नहीं खा सकता, क्या नहीं खा सकता? खाना नहीं खा सकता। तो जहां कहीं भी आपको लगे कि भाई इसमें कर्ता नहीं है तो ये कर्तवाच्य में नहीं आ सकता, लेकिन ये कर्मवाच्य और भाववाच्य में आ सकता है। सिंपल,
क्रिया के साथ हमेशा क्या लगा देना, उत्तर मिला तो कर्मवाच्य, नहीं मिला भाववाच्य। ठीक है ना, सिंपल एक मैंने आपको ट्रिक समझा दी। अब जैसे यहां पर है, चुनाव में धन पानी की तरह बहाया जा रहा है। क्या बहाया जा रहा है? धन बहाया जा रहा है, सकर्मक है। फिर है, आवेदन पत्र भेज दिया गया। क्या भेज दिया गया? आवेदन पत्र भेज दिया गया, सकर्मक है। यहां किसी की बात नहीं सुनी जाती। क्या नहीं सुनी जाती? बात नहीं सुनी जाती। तो आपको मैंने सारे बता दिए, ये सभी क्या है? सकर्मक हैं। हमेशा ध्यान रखना, आपको कहीं पे भी डाउट हो कि अरे ये वाक्य तो भाववाच्य में आ सकता है, सिंपल एक काम करना, क्रिया के साथ क्या लगाना और पता कर लेना। वाक्य अगर सकर्मक है तो वो भाववाच्य में नहीं जाएगा, और अगर अकर्मक है तो वो कर्मवाच्य में नहीं जाएगा। सिंपल है ना। फिर है, जब कर्ता कोई सभा, समाज या सरकार हो, यानी कि कर्ता काम को करने वाला कोई बहुत पावरफुल प्लेस पे हो, कर्ता हो, सरकार हो या सभा हो, समाज हो, जो कलेक्टिव नाउन्स में आ जाता है, जहां पर पर्टिकुलर एक कर्ता ना होकर कई सारे कर्ता होते हैं, उस जगह भी आपका कर्मवाच्य ही रहता है। जैसे यहाँ है, क्रिकेट खिलाड़ियों का चयन क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा किया जाता है। क्या किया जाता है? चयन किया जाता है। एक मिनट, देखिए यहां पर है, क्रिकेट खिलाड़ियों का चयन क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा किया जाता है। अब इसमें कर्ता मौजूद है। कर्ता कौन है? क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। कौन है? क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। लेकिन ये एक कलेक्टिव नाउन है, ध्यान रखना। कर्ता नाउन ही होगा, लेकिन अगर कलेक्टिव नाउन है, यानी कि कोई सभा है, कोई बहुत सारे लोगों को एकत्र करके जो है बात हो रही है, जहां जिसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, अगर वो एक कर्ता है तो वहां पर हर जगह पर कर्मवाच्य ही होगा। आर्य समाज द्वारा प्रतिवर्ष अनेक अंतर जातीय विवाह कराए जाते हैं। तो अब यहाँ पर ये जो आर्य समाज है, ये यहाँ पर कर्ता है, लेकिन ये क्या है? कलेक्टिव नाउन है, समूहवाचक संज्ञा है, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों से मिलकर बन रही है। फिर आते पंचवर्षीय योजनाओं पर सरकार द्वारा प्रतिवर्ष निर्धारित धन खर्चा जाता है। तो यहाँ पर आप सरकार को देख रहे हैं, सरकार किसी एक व्यक्ति की नहीं होती है। यहाँ पर क्या होती है? पूरी एक पार्टी होती है, और एक पार्टी में बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे लोगों की सहमति होती है। तो ये भी क्या हुआ? कलेक्टिव नाउन हुआ। फिर आते हैं, सरकार द्वारा बाढ़ पीड़ितों की सहायता की जा रही है। तो अब यहाँ पर सरकार कर्ता है, मौजूद है, लेकिन क्या है? ये एक कलेक्टिव नाउन है। चलिए अब आगे क्या है? कानूनी या कार्यालयी भाषा में हमेशा ध्यान रखना, कार्यालय द्वारा कोई भी घोषणा, उद्घोषणा कुछ भी की जाएगी या सरकार द्वारा की जाएगी, कुछ भी होगा, वो हमेशा आपका कर्मवाच्य में रहेगी। क्या है? आपका प्रार्थना पत्र स्वीकृत कर लिया गया है। ठीक है, अब यहां पर आप देखते हैं, मैंने आपको बताया था, जो कोई चीज पास्ट टेंस में होगी वहां पर गया होगा, जो चीजें प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर में होंगी वहां पर जा धातु लगेगा। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। ये चीज सेम कर्मवाच्य में भी रहेगी और भाववाच्य में भी रहेगी। यहां पर आपका प्रार्थना पत्र स्वीकृत कर लिया गया है, तो ये कानून की उसकी कार्यालय की भाषा है। फिर आते हैं, साक्षात्कार के लिए राधा को कल बुलाया जाएगा। तो ये भी कार्यालय की, भाई उसका इंटरव्यू लेना है तो किसी ऑफिस की तरफ से ही ये इशू किया गया है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? सीधे सीधे कर्मवाच्य में। अब यहां पर आपने देखा कि साक्षात्कार के लिए बुलाया गया है। अब यहां पर जाएगा फ्यूचर में है। फिर मुकदमा 1 माह के लिए मुलतवी किया जाता है। अभी प्रेजेंट टेंस में है, जाता है। अब मुलतवी मुकदमा है तो जाहिर सी बात है कोर्ट द्वारा इशू किया गया है, कार्यालय द्वारा है। 1 माह का अर्जित अवकाश स्वीकृत कर लिया गया है। अर्जित यानी कि पेड लीव जिसको हम बोलते हैं, तो वो स्वीकृत कर ली गई है। तो ये भी कार्यालय द्वारा ही हुआ। तो जहां पे भी कार्यालय द्वारा कोई भी भाषा इस्तेमाल करी जा रही है, कार्यालयी भाषा जिसको बोलते हैं, वहां पर कर्मवाच्य ही होता है। अब आ जाते हैं असमर्थता बताने के लिए। क्या बताने के लिए? असमर्थता बताने के लिए। अब तो पत्र नहीं लिखा जाता है, नहीं लिखा जाता। ठीक है,
जहां पर हम चीजें अपनी असमर्थता बता रहे हैं वो चीजें। गरीबों का दुख मुझसे नहीं देखा जाता, आज देर तक नहीं बैठा जा सकेगा। ठीक है, तो जहां पर भी हम असमर्थता दिखा रहे हैं वहां पर भी आपका कर्मवाच्य होगा। फिर है सूचना देने में जहां कर्ता निश्चित नहीं है, जहां पर आपको ये नहीं पता कि सूचना किसके द्वारा दी जा रही है, उस कंडीशन में क्या होगा, कर्मवाच्य होगा। कानून तोड़ने वाले अपराधी माने जाएंगे, नियमों का उल्लंघन करने वालों को कठोर सजा दी जाएगी। ठीक है, तो यहां पर आप देख रहे हैं कि ये चीज जो है सूचना कौन दे रहा है ये पर्टिकुलर हमको पता नहीं है। अब आ जाते हैं भाववाच्य का प्रयोग स्थल। भाववाच्य कहाँ कहाँ इस्तेमाल करेंगे, विवशता या असमर्थता प्रकट करने के लिए। असमर्थता हम कर्मवाच्य में भी प्रकट करते हैं और भाववाच्य में भी प्रकट करते हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है, कर्मवाच्य सकर्मक क्रिया है, अकर्मक क्रिया आपकी भाववाच्य में होगी। यहां पर है वह तो चल भी नहीं सकता। ठीक है, तो यहां पर विवशता या असमर्थता, वह तो चल भी नहीं सकता, ये चीज बताई गई है। ठीक है, फिर है राम से खड़ा भी नहीं रहा जाता। फिर है इस स्थान पर सारी रात कैसे रहा जाएगा। तो यहां पर हम विवशता प्रकट कर रहे हैं कि अरे ये कैसे किया जाएगा, या हमने मना कर दिया, हम नहीं करेंगे। तो वो सारी चीजें हमेशा भाववाच्य में होंगी और हमेशा ध्यान रखना अकर्मक होगी। फिर है अनुमति या आज्ञा प्राप्त करने के लिए, किसी से आप अगर अनुमति प्राप्त कर रहे हो, परमिशन ले रहे हो, तो उस कंडीशन में भी आपका क्या होगा, भाववाच्य ही होगा। जैसे देखिए क्या है, अब चला जाए, यहां पर अब हमें, मेरे सामने जो कोई बैठा है मैं उससे परमिशन ले रही हूं, अब चला जाए। फिर क्या है, अब कुछ आराम किया जाए, तो यहां पर हम क्या कह रहे हैं, अनुमति मांग रहे हैं या आज्ञा प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा टहल लिया जाए। फिर है मैं अब कुछ विश्राम कर लूं, तो यहां पर देखिए हमने या तो किसी से अनुमति मांगी है या हम किसी को आज्ञा दे रहे हैं। इन दोनों ही कंडीशन में आपका भाववाच्य रहेगा ही रहेगा। तो देखा आपने, इस तरीके से हमने वाच्य कंप्लीट किए और आपको वाच्य परिवर्तन भी बताया ना। तो काफी हद तक तो चीजें समझ में आ गई। अभी भी मैं एक चीज मैं अभी आप में बता सकती हूँ, 65% जो हैं बच्चों को समझ में आ गया होगा, लेकिन अभी भी हम जो बोल रहे हैं 35% जो चीजें हैं उसमें अभी डाउट है। आई एम राइट? अभी भी आप लोगों को पूरी चीजें समझ में नहीं आई। वो रीजन ये है कि जब तक अब हम इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे वो चीजें हमें समझ में नहीं भी आती हैं। ठीक है, जैसे होता है एग्जाम में सर ने, भाई क्या कहते हैं, मैथ्स में जैसे सर ने आपको सारी चीज़ें समझा तो दी, लेकिन जब उससे रिलेटेड सम की जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। तो वही चीज़ है। अब हम क्या करेंगे, अब हम लेकर आएंगे अपना नेक्स्ट वीडियो जिसमें हम करने वाले हैं इन्हीं वाच्य की प्रैक्टिस, ताकि चीज़ें हमें बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो गेट रेडी फॉर प्रैक्टिस इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, तो हम फिर से मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।